हाँ जी, तो करें स्टार्ट। वेलकम बैक कोडर आर्मी हमारी इस जावा की सीरीज़ में। और आज अगेन हम जावा के जेनरिक्स के बारे में और डेप्थ में पढ़ने वाले हैं। इनफैक्ट हम वाइल्ड कार्ड्स के बारे में पढ़ेंगे जो जावा जेनरिक्स का एक सोल है। ठीक है, आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। हम इतना अच्छे से जेनरिक्स को समझेंगे कि आपको कभी कोई डाउट नहीं होगा, जिन लोगों को जेनरिक्स में हमेशा से डाउट रहा है। तो चलो फटाफट स्क्रीन पे चलते हैं और शुरू करते हैं। हाँ जी, तो अभी तक ना हम जेनरिक्स में बात कर रहे थे कि हमें क्या करना है, एक जनरल पर्पस क्लास बनानी है। जनरल पर्पस क्लास, राइट। ऐसी क्लास जो कोई भी डेटा टाइप एक्सेप्ट कर सके। और हमने शुरू किया था अपनी ऑब्जेक्ट क्लास से, और हमने कहा था व्हाट इफ हम ऑब्जेक्ट को जनरल पर्पस क्लास रखें तो। पर इसके बहुत सारे डिसएडवांटेज निकले थे, और फिर वहाँ से हमने शिफ्ट किया जेनरिक्स पे। और हम जेनरिक्स में क्लास कैसे बनाते हैं, लेट्स से अगर हमें क्लास बनानी है बॉक्स, जो कि एक जनरल पर्पस क्लास है, हम कहते हैं कि लेट से वो लेती होगी एक टी टाइप का डेटा टाइप। अब ये टी क्या है, ये अगेन मैंने कहा था एक प्लेस होल्डर है, हम इसको कुछ भी नाम इसका रख सकते हैं। ठीक है, ओके। तो ये टी टाइप का डेटा टाइप लेती है। हम क्लास को लेट से अपना ओपन करते हैं, और इसमें टी टाइप की हम कोई भी एक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, टी वैल्यू। कुछ इस तरीके से हमने बात की थी। ठीक है, और हमारा सारा काम बढ़िया चल रहा था। अब आता है एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जेनरिक्स के ऊपर। वो है कि जो हमारे जेनरिक्स होते हैं वो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को ब्रेक कर देते हैं। पेरेंट चाइल्ड रिलेशन को ब्रेक कर देते हैं। क्या मतलब भैया इसका? अभी तक हमने इनहेरिटेंस पे देखा था कि जावा में एक पेरेंट चाइल्ड रिलेशन होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो ऑब्जेक्ट क्लास होती है वो पेरेंट होती है हर क्लास की। अब उसको एक्सटेंड करती है, चाहे कोई भी क्लास हो, लेट से स्ट्रिंग हो, इंटीजर क्लास हो, या आपकी कोई खुद की डिफाइन हुई क्लास भी हो, लेट से स्टूडेंट, है ना। हर कोई ऑब्जेक्ट को इनहेरिट करता है। तो जब मैं कहता हूं कि जेनेरिक्स पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को ब्रेक कर देते हैं, क्या मतलब है इसका? ओके, इसको एक बार समझते हैं अच्छे से। ठीक है, आप इमेजिन करो कि मेरे पास है एक एनिमल क्लास। एनिमल क्लास, ठीक है। और मैं कहता हूं कि मैं एक नई चाइल्ड क्लास बनाता हूं, और उसका मैं नाम रखता हूं लेट्स से डॉग, क्योंकि मुझे पता है डॉग इज एन एनिमल। तो मेरे पास एक डॉग चाइल्ड क्लास हो गई और एनिमल मेरी पेरेंट क्लास हो गई। ठीक है, तो इनके बीच में एक पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है। और इसीलिए मैं कोड में ऐसा लिख पाता हूं कि लेट्स से मैंने एक एनिमल डिफाइन किया, ए रेफरेंस वेरिएबल, और यहाँ पे मैं लिख पाता हूँ न्यू डॉग। ये पॉसिबल होता है बिकॉज हमारे पास जावा में इनहेरिटेंस होता है और पॉलीमॉर्फिज्म होता है। हमें पता है जैसे हम लिखते हैं ये, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब सिंपल सा होता है कि हमारे पास जो जावा में हीप मेमोरी होगी, ठीक है, उसमें एक डॉग टाइप का ऑब्जेक्ट बनेगा ऐसे। ठीक है, और हमारे पास जावा में जो स्टैक मेमोरी होगी, ठीक है, उसमें उस डॉग का रेफरेंस वेरिएबल बनेगा ए। अब ये डॉग का रेफरेंस वेरिएबल नहीं है, एनिमल का रेफरेंस वेरिएबल है, पर कोई बात नहीं, ये रेफरेंस वेरिएबल एनिमल का इस डॉग के ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता होगा। और हमने ये भी डिस्कस किया था इस ए पे, यानी कि इस रेफरेंस वेरिएबल ए पे हम कौन से मेथड कॉल कर सकते हैं? वही सारे मेथड जो एनिमल में एग्जिस्ट करते होंगे। तो लेट्स से मेरे पास एनिमल में एक मेथड है ईट और एक मेथड है वॉक। ठीक है, कुछ इस तरीके से मैंने एनिमल में डिफाइन कर रखे हैं। तो इस ए रेफरेंस वेरिएबल पे या तो मैं कॉल कर सकता हूँ ए डॉट ईट, या फिर मैं कॉल कर सकता हूँ ए डॉट वॉक, है ना। अब मान लो मेरे पास डॉग में एक मेथड है जिसका नाम है बार्क, पर क्या मैं ए से उस बार्क को कॉल कर सकता हूँ? ए डॉट बार्क, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? आंसर है नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं, राइट। क्योंकि ए रेफरेंस वेरिएबल में हम बस वही मेथड कॉल कर सकते हैं जो इस एनिमल के अंदर डिक्लेयर होंगे। जो डॉग के अंदर डिक्लेयर होंगे वो हम कॉल नहीं कर सकते। अगर हमें वो कॉल करना है तो हमें डॉग स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। हमें कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा, डॉग डी इक्वल टू न्यू डॉग, कुछ ऐसा करना पड़ेगा। उस केस में हमारा डी रेफरेंस वेरिएबल इस डॉग को पॉइंट करेगा। अब इस डी पे मैं ईट भी कॉल कर सकता हूँ, मैं वॉक भी कॉल कर सकता हूँ, और मेरा जो बार्क है मैं वो भी कॉल कर सकता हूँ, राइट। ये सब कहानी तो हमें पता है। ओके, अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वही अपना क्वेश्चन कि कैसे पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप ब्रेक होता है ड्यू टू जेनेरिक्स। तो मैं इसको हटाता हूँ, ये तो मैं पता ही है। अब वो दिखाने के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ जावा का लिस्ट फ्रेमवर्क। ठीक है, अभी हम लिस्ट कलेक्शन फ्रेमवर्क्स में अलग से प्रॉपर पढ़ेंगे, पर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जावा में हमारे पास एक इंटरफेस होता है जिसको हम बोलते हैं लिस्ट। ठीक है, अब ये कौन सी लिस्ट है? आप इसको एक एरे की तरह मान सकते हो कि इसमें आप कोई भी एलिमेंट डाल सकते हो, उस एलिमेंट को रिमूव कर सकते हो, वगैरह वगैरह। तो ये हमारा जावा में एक इंटरफेस है, और हमारे पास जावा में एक कंक्रीट क्लास है जो इस लिस्ट को इंप्लीमेंट करती है, जिसका नाम होता है एरे लिस्ट। ठीक है, ये बिल्कुल सेम है जो अभी तक हम नॉर्मल एरे बनाते थे, बस इसका तरीका थोड़ा सा बदल जाएगा। ये जेनेरिक्स यूज़ करता है इन जनरल। अब इसको बनाने का तरीका क्या होता है? मैंने जैसे कहा लिस्ट हमारा इंटरफेस है जो पेरेंट क्लास है, और एरे लिस्ट उसका एक चाइल्ड है, या फिर हम बोल सकते हैं उसको इंप्लीमेंट कर सकता है। और अगेन ये जो हमारा लिस्ट है ये जेनेरिक्स को बहुत अच्छे से यूज़ करता है। तो हम जब एरे लिस्ट का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हम ऐसे बना सकते हैं, मैं लिख सकता हूँ लिस्ट ऑफ टाइप लेट से इंटीजर। तो मैंने यहाँ पे पहले ही जेनेरिक में पास कर दिया इंटीजर की लिस्ट है, और उसका मैं नाम रखता हूँ लेट से स्मॉल लिस्ट इक्वल टू न्यू, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एरे लिस्ट।
कुछ इस तरीके से, ठीक है। अभी अगर आपको नहीं पता एरे लिस्ट क्या होती है, हम उसको अच्छे से डेप्थ में कलेक्शन फ्रेमवर्क्स में पढ़ेंगे। अभी आप बस इस सिंटेक्स को समझ लो कि यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने एक एरे लिस्ट डिक्लेयर की होगी, ठीक है। तो अगर हम इसको वापस से उसी तरीके से समझे कि हमारे हीप मेमोरी में क्या हुआ होगा, तो आप ऐसे समझ सकते हो कि हमारी हीप मेमोरी में एक ऑब्जेक्ट बना होगा एरे लिस्ट का, और हमारी स्टैक मेमोरी में एक रेफरेंस वेरिएबल होगा जिसका नाम होगा लिस्ट, कुछ इस तरीके से, और ये इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता होगा। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर आप समझ लो एक ऑलमोस्ट एक एरे की तरह ही एक चीज़ है। इसमें आप जैसे ही करते हो लिस्ट डॉट ऐड, एक मेथड ऐड है उसे कॉल करते हो, और क्योंकि इंटीजर है आप कितने मर्जी इंटीजर से ऐड कर सकते हो। आपने लिखा लिस्ट डॉट ऐड 2, फिर आप कर सकते हो लिस्ट डॉट ऐड लेट्स से 3, और इस तरीके से आप एलिमेंट्स को ऐड करते रह सकते हो। तो आप मान सकते हो इसके अंदर जो एक एरे होगा उसमें आपने 2 ऐड कर दिया, 3 ऐड कर दिया एंड सो ऑन। अब अगेन ये डायनामिक लिस्ट है, आप इसमें कितने मर्जी एलिमेंट्स ऐड कर सकते हो, आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपका लिस्ट फुल हो जाएगी, ठीक है। अभी के लिए बस आपको इतना समझने की जरूरत है कि हम एक लिस्ट बना सकते हैं ऑफ किसी भी टाइप की, चाहे वो इंटीजर की बनाए, स्ट्रिंग की बनाए, ऑब्जेक्ट की बनाए, या आपके खुद की कोई क्लास की बनाए जैसे कि एनिमल की, ठीक है, क्योंकि ये जेनरिक्स को यूज़ करते हैं। ओके, अगर आपको ये समझ आया तो हम वापस अपने मेन क्वेश्चन पे चलते हैं कि हमारे पास हमारी खुद की क्या हायरार्की थी, कि हमारे पास थी एक एनिमल क्लास, और उस एनिमल क्लास को एक्सटेंड करती थी हमारी एक डॉग क्लास। तो लेट्स से मैंने यहाँ पे बना दी हमारी डॉग क्लास। ओके, तो ये हायरार्की हमारे पास ऑब्वियसली थी, और मैंने कहा था हम हमेशा से ये लिख ही सकते हैं एनिमल ए इक्वल टू न्यू डॉग, ठीक है, क्योंकि हमारी एनिमल पेरेंट क्लास है, वो रेफर कर सकती है हमारी चाइल्ड क्लास को। पर अगर मान लो मेरे पास डॉग की एक लिस्ट प्रेजेंट है, तो मेरे पास एक लिस्ट है लिस्ट ऑफ डॉग, ठीक है, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और मैं उसको बोल देता हूँ डॉग्स इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब क्योंकि मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि मैं एक एनिमल के रेफरेंस वेरिएबल में एक डॉग को डाल सकता हूँ, तो क्या मैं एक एनिमल की लिस्ट में डॉग्स की लिस्ट को डाल सकता हूँ? मैं अगर यहाँ पे लिखूँ कि लिस्ट ऑफ एनिमल, और लेट्स उसका मैं नाम रखता हूँ एनिमल्स, और यहाँ पे मैं इसको असाइन कर दूँ डॉग्स को, ठीक है। तो इसका वही मतलब है कि मेरे पास एनिमल्स नाम का एक रेफरेंस वेरिएबल है ऑफ टाइप लिस्ट, और वो किसे पॉइंट कर रहा है, वो इस डॉग्स की लिस्ट को पॉइंट कर रहा है। क्या ऐसा हो सकता है? तो बेसिकली इसका यही मतलब हुआ ना कि हमारे पास एक स्टैक मेमोरी होगी, उसमें हमारे पास होगी डॉग्स की लिस्ट, और हमारी हीप मेमोरी के अंदर हमारे पास होगा एनिमल्स नाम का रेफरेंस वेरिएबल एनिमल्स, ठीक है, और ये पॉइंट कर रहा होगा इसको, और ये एनिमल्स क्या है, ये लिस्ट ऑफ एनिमल टाइप का है, कुछ इस तरीके से। क्या ऐसा हो सकता है जावा में? आंसर है नहीं हो सकता, दिस इज़ नॉट अलाउड, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो बेसिकली हम वैसे तो एक डॉग को एक एनिमल नाम के रेफरेंस वेरिएबल में डाल सकते हैं, तो लॉजिकली हमारे माइंड में भी यही आएगा, तो डॉग्स की लिस्ट को भी तो एक एनिमल्स नाम की लिस्ट को रेफर कर सकती होगी, पर आंसर है नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकती। और यही रीज़न है कि जावा में जो जेनेरिक्स होते हैं वो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को ब्रेक करते हैं। हम इसको कैसे पढ़ सकते हैं? हम इसको ऐसे पढ़ सकते हैं कि वैसे तो मैं कह सकता हूँ कि डॉग इज़ अ एनिमल, क्योंकि हमें पता है हमारा जो इनहेरिटेंस है वो इज़ अ रिलेशनशिप होता है, राइट, ये मैं कह सकता हूँ। पर मैं ये नहीं कह सकता कि लिस्ट ऑफ डॉग्स इज़ अ लिस्ट ऑफ एनिमल, मैं ये नहीं कह सकता। दिस इज़ रॉन्ग, ये पूरी की पूरी तरह गलत है, ठीक है। इनफैक्ट इज़ अ की जगह यहाँ पे सही वर्ड होगा नॉट एनी रिलेशन, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप ही नहीं बचता, ठीक है। तो जावा ने क्या किया, लिस्ट ऑफ डॉग्स और लिस्ट ऑफ एनिमल्स के रिश्ते को पूरी की पूरी तरह तोड़ दिया। जो पहले हमारा इधर रिलेशन आ रहा था वो अब पूरी की पूरी तरह ब्रेक हो चुका है, ठीक है। तो इसको सही तरीका है लिखने का कि जेनेरिक ए इज नॉट सब टाइप ऑफ जेनेरिक बी, ठीक है। तो बेसिकली किसी में भी अगर आप जेनरिक यूज़ कर रहे हो, उन दोनों में अगर पहले से एक पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप था, तो आफ्टर जेनरिक उन दोनों में पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप नहीं बचता है। और अभी हम पहले इसी को समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है, और फिर हम देखेंगे इसका सल्यूशन क्या है। ओके, तो इसको ऐसे समझते हैं कि मान लो जावा ने ऐसा कुछ रूल बनाया ही नहीं होता और ये अलाउड होता, तो जेनरिक्स अगर पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप ब्रेक नहीं करते तो क्या अलाउड होता? वापस से मैं पहले अपने कोड को लिख लेता हूँ। हाँ जी, तो यही हमारा कोड था। मान लो ये जावा में अलाउड होता, अभी तो मैं लिखूंगा तो सिंटैक्स एरर आ जाएगा, पर मान लो होता कि मैं अपने डॉग्स की एक लिस्ट बनाता, ठीक है, न्यू एरे लिस्ट, और एनिमल्स नाम के रेफरेंस वेरिएबल में विच इज़ ऑफ टाइप लिस्ट एनिमल, वो उस डॉग्स की लिस्ट को मैं पॉइंट करवा पाता। अगर ऐसा होता तो क्या होता? तो जावा कहती है कि अगर ऐसा होता ना तो हम टाइप सेफ्टी को बिल्कुल ब्रेक कर देते। टाइप सेफ्टी विल ब्रेक। ओके, कैसे टाइप सेफ्टी कैसे ब्रेक हो जाती? हमने समझा था टाइप सेफ्टी क्या होती है इससे पहले वाली वीडियो में, अगर आपने वो नहीं देखी है आप आई बटन पे क्लिक करके देख लेना, मैं उसको अटैच कर दूंगा।
अब टाइप सेफ्टी इसलिए ब्रेक होती क्योंकि मैं ना, अगर मैं ऐसा कर पाता, अगर ये करेक्ट होता, तो मैं एनिमल्स नाम के रेफरेंस वेरिएबल में डॉग्स की लिस्ट को रखता। अब आप ऐसे इमेजिन करो कि अगर ये पॉसिबल होता तो मैं क्या करता, इस एनिमल्स नाम के रेफरेंस वेरिएबल से इस पूरी डॉग्स की लिस्ट को रीड कर सकता था। तो रीड करने के लिए मैं ऐसे लिख सकता था कि एनिमल्स डॉट गेट, और लेट से मैंने यहाँ पे लिखा 0, तो इसका मतलब बस ये होता है कि 0th इंडेक्स पे जो भी एनिमल है वो मुझे ला के दे दो। अब मुझे पता है अगर ये एक डॉग की लिस्ट है, ठीक है, तो अगर मैं इस लिस्ट को बना के दिखाऊं, मान लो ये डॉग्स की लिस्ट है और इसमें अभी के लिए 5 एलिमेंट्स है, तो 0 1 2 3 4, तो पहले वाले इंडेक्स पे भी एक डॉग पड़ा होगा, इस पे भी एक डॉग पड़ा होगा, इस पे भी, इस पे भी और इस पे भी। तो अगर मैं एनिमल डॉट गेट 0 करूंगा तो मुझे एक डॉग मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डॉग इज एन एनिमल, तो रीड करने में तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इशू आ जाता है राइटिंग में। क्या मतलब, यहाँ पे मैं ऐसे भी तो कर सकता हूँ, एनिमल्स डॉट ऐड, मैं एक नए एनिमल को ऐड कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं ऐड कर दूँ न्यू एनिमल, कुछ इस तरीके से। और बिल्कुल कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास रेफरेंस वेरिएबल किसका है, एनिमल का है ना, ऑफ लिस्ट ऑफ एनिमल है तो वो एनिमल ही, तो मैं एनिमल डॉट ऐड न्यू एनिमल भी तो कर सकता हूँ। अब यहाँ पे एक दिक्कत हो गई, दिक्कत ये हो गई कि मेरे लेट से अभी तक सब में डॉग्स पड़े थे, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी सब में डॉग थे, पर जैसे ही मैंने एक नया एलिमेंट ऐड किया, मैंने इस डॉग की लिस्ट में एक एनिमल भी डाल दिया, ठीक है। अब ये गलत इसलिए है कि आप मानो कि ये जो मेरी डॉग क्लास थी ना, इसमें एक स्पेशल मेथड था बार्क, जो सिर्फ डॉग की लिस्ट में था, बल्कि एनिमल पे 2 ही मेथड थे, एक तो था हमारा ईट और एक तो था हमारा वॉक। पर इस एनिमल क्लास के अंदर बार्क नाम का कोई मेथड ही नहीं था, और हुई भी क्यों, क्योंकि एवरी एनिमल कैन नॉट बार्क, राइट, ओनली डॉग्स कैन बार्क। तो डॉग्स ने अपने पास वो स्पेसिफिक मेथड रखा हुआ था और एनिमल्स ने वो स्पेसिफिक मेथड नहीं रखा हुआ था। पर आप देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने इस डॉग्स की लिस्ट को पॉइंट करवा दिया एक एनिमल नाम के रेफरेंस वेरिएबल से, विच इज ऑफ टाइप लिस्ट ऑफ एनिमल। तो अगर मैंने ऐसा कर दिया ना, तो मैं ये भी ऐड कर पा रहा था, एनिमल्स डॉट एट न्यू एनिमल, तो मैंने यहाँ पे एक नया एनिमल ऐड कर दिया। अब आप सोचो, मान लो मैंने ऐसा कोड लिख दिया और ये अलाउड भी होता, अब कोई और डेवलपर इस कोड पे काम कर रहा है, तो वो तो एक्सपेक्टेशन रखेगा कि इस डॉग्स की लिस्ट में सिर्फ डॉग्स होंगे, वो तो ऑब्वियस है ना, इस डॉग्स की लिस्ट में सिर्फ डॉग्स होंगे। लेकिन अब वो क्या करे, इस डॉग्स की लिस्ट में गो थ्रू करे और हर डॉग का डॉट बार्क मेथड कॉल करने की कोशिश करे। तो हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि फॉर एवरी डॉग डी इन एनिमल्स, और हम क्या कॉल करें, हम डी डॉट बार्क कॉल कर दें, ठीक है। अब यहीं पे ही हमारा कोड बिल्कुल गलत हो गया। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इस लिस्ट में लूप थ्रू कर रहा हूँ और मैं क्या कह रहा हूँ, हर डॉग जो इस लिस्ट में है उसका बार्क मेथड कॉल कर दो। अब इसका बार्क कॉल हो जाएगा, इसका 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 इसका, यहाँ तक तो सब कुछ सही चलेगा। पर जैसे ही हम यहाँ पे आएंगे, पहली बात तो इस डॉग नाम का रेफरेंस वेरिएबल इसको पॉइंट कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि डॉग हमारी चाइल्ड क्लास है, वो एनिमल को पॉइंट नहीं कर सकता, राइट, और ना ही वो उसका बार्क कॉल कर सकता है ना। तो ये लूप ही पूरा का पूरा गलत हो जाएगा और डायनामिकली हमें एरर्स मिलेंगे, राइट। तो ये करना ही बहुत गलत है। अब क्योंकि ये करने से हमारी टाइप सेफ्टी चली जाती है, हम समझ नहीं पाते कि यहाँ पे हमने जो एनिमल को ऐड किया है वो हमने डॉग की लिस्ट में ऐड तो कर दिया, लेकिन अब हम डॉग नाम का कोई रेफरेंस वेरिएबल इसको पॉइंट भी नहीं कर सकता और ना ही हम उस पर कोई मेथड कॉल कर सकते हैं। तो ये हमारी टाइप सेफ्टी को ब्रेक कर देता है, इसलिए जावा इसको अलाउ ही नहीं करता है। अब इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इनवेरिएंस। तो बेसिकली हम लिख सकते हैं जेनेरिक्स आर इनवेरिएंट इन जावा, इनवेरिएंट, ठीक है। क्या होता है इनवेरिएंट का मतलब, इनवेरिएंट का मतलब एग्जैक्टली वही होता है कि लेट से इवन इफ ए इज चाइल्ड ऑफ बी, तो फिर भी जेनेरिक ऑफ ए इज नॉट चाइल्ड ऑफ बी, जेनेरिक ऑफ बी। तो यही है बेसिक इनवेरिएंट का मतलब, कि हमारी पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप अब टूट चुकी है। पहले हो सकता है बी पेरेंट क्लास हो और ए उसका चाइल्ड हो, ये बिल्कुल अलाउड है, जैसे हमने देखा एनिमल पेरेंट क्लास थी और डॉग उसका चाइल्ड था, कोई दिक्कत नहीं थी यहाँ तक। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एनिमल की जो लिस्ट है वो भी पेरेंट है किसकी, डॉग की लिस्ट के। ये बिल्कुल एजम्पशन हमारी गलत है, ठीक है। अब मैंने बोला कि जेनेरिक्स पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को तोड़ते हैं। अगर हम अपने जावा में वापस एरेज में चले जाएं और हम लिस्ट को यूज ना करें ना, तो आपको ये पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप वापस से मिल जाएगा। क्या मतलब, आप ऐसे समझो कि अगर हमारे पास लिस्ट की जगह एक एरे ऑफ डॉग्स होता, तो मान लो हमारे पास होता डॉग का एरे, जिसको मैं बोलता डॉग्स इक्वल टू लेट से न्यू डॉग, और मान लो मेरे पास 10 साइज का एक डॉग का एरे है। अब वैसे ही मैं क्या करता, एक एनिमल का एरे बनाता, एनिमल्स, और उसको अगर मैं डॉग्स को पॉइंट करा देता,
तो ये कोड मेरा बिल्कुल सही होता, यहाँ पे इन्वेरिएंट प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती, जावा इसको अलाउ कर देता। क्यों अलाउ करता? क्योंकि यहाँ पे हम जेनेरिक्स को यूज़ नहीं कर रहे, राइट। पर क्योंकि जावा में ये अलाउड है, हमारी यहाँ पे एरे के केस में वही प्रॉब्लम आती है जो अभी हमने डिस्कस की थी कि अगर जेनेरिक्स में ये अलाउ होता तो प्रॉब्लम आती, राइट। कौन सी प्रॉब्लम? सेम प्रॉब्लम कि अभी भी इसमें हम लिख सकते हैं एनिमल्स, लेट्स से ये डॉग्स का एरे 2 तक भरा हुआ है, तो थर्ड इंडेक्स पे मैंने डाल दिया न्यू एनिमल। तो मैं ये लिख पा रहा हूँ अपने जावा में, और ये लिखते ही मुझे क्या आएगा? मुझे आएगा रन टाइम एरर। और आपको पता है वो क्यों आएगा? हमने डिस्कस किया था। अगर हम इसको थोड़ा सा और हीप के पर्पस से देखें तो हमारे हीप मेमोरी में ही होते हैं एरे, है ना। तो लेट्स से हमारी हीप मेमोरी में डॉग्स की एक लिस्ट होगी, और उसमें लेट्स से 2 में D1 और D2 डॉग्स भरे होंगे, और बाकी की लिस्ट हमारी खाली होगी जिसमें टोटल 10 एलिमेंट्स आ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे होगी हमारी स्टैक मेमोरी, और मैंने क्या किया होगा? पहले एक डॉग्स नाम की लिस्ट इसे पॉइंट करती होगी, जैसे जो ये वाला सेंटेंस है, और फिर मैंने एक नया रेफरेंस वेरिएबल बनाया एनिमल्स, और ये भी इस डॉग की लिस्ट को पॉइंट कर रहा होगा। अब मैंने जैसे ही ये लाइन लिखी एनिमल ऑफ एट थर्ड इंडेक्स इक्वल टू न्यू एनिमल, तो मैं कह रहा हूँ इस थर्ड इंडेक्स पे, ओके सेकंड इंडेक्स है तो उसको सेकंड कर लेते हैं, तो मैं कह रहा हूँ 0 1 2 इस सेकंड इंडेक्स पे एक नया एनिमल टाइप का रेफरेंस वेरिएबल ऐड कर दो। तो फिर यहाँ पे मैं ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ एक न्यू एनिमल को, राइट। और ये दिक्कत वाली बात है। दिक्कत वाली बात इसलिए है क्योंकि हमें पता है एरेज में क्या होता है, अगर हमारे पास एक नॉन प्रिमिटिव टाइप का एरे है, तो हमारे पास अगर डॉग्स का एरे है, तो इस डॉग के एरे का हर इंडेक्स एक डॉग को पॉइंट कर रहा होगा। तो बेसिकली कहने का मतलब ये कि हमारे पास एक्चुअली D1 D2 इसके अंदर थोड़ी भरे होंगे, राइट। हर इंडेक्स बेसिकली एक नए ऑब्जेक्ट को, डॉग के ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता होगा। तो बेसिकली यहाँ पे हम एक नए डॉग को पॉइंट करते होंगे, इधर भी हम एक नए डॉग को पॉइंट करते होंगे, और इस केस में भी हम एक नए डॉग को पॉइंट करने के लिए एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, राइट। पर वैसे ही मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? एनिमल एट इंडेक्स 2 इक्वल टू न्यू एनिमल। तो मैंने क्या किया? मैंने सीधा बोल दिया कि ये वाला जो इंडेक्स है ये पॉइंट करता है एक एनिमल टाइप के ऑब्जेक्ट को। पर ऐसा कैसे हो सकता है? इस एरे का हर ब्लॉक एक तरह से क्या है? एक डॉग टाइप का रेफरेंस वेरिएबल है, और एक डॉग टाइप का रेफरेंस वेरिएबल एनिमल को कभी पॉइंट ही नहीं कर सकता। मतलब अंदर से कभी आप क्या ऐसा लिख सकते हो डॉग डी इक्वल टू न्यू एनिमल? बिल्कुल नहीं लिख सकते, है ना। ये तो कोड में अलाउड ही नहीं हो सकता ना, क्योंकि आप कह रहे हो कि चाइल्ड क्लास का रेफरेंस वेरिएबल पॉइंट कर रहा है पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को। ये तो बिल्कुल ही उल्टा है जो पॉलीमॉर्फिज्म या हमारा इनहेरिटेंस कहता है। हमेशा पेरेंट क्लास का रेफरेंस वेरिएबल चाइल्ड को पॉइंट कर सकता है, ना कि उल्टा, राइट। इस केस में वही तो हो रहा है। तो जो इस एरे में हमारे ये वाला जो ब्लॉक है, ठीक है, जो एक रेफरेंस वेरिएबल है डॉग का, और एक्सपेक्ट कर रहा है वो किसी डॉग नाम के ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा, बट एक्चुअली उसको मिल क्या रहा है? एक एनिमल टाइप का ऑब्जेक्ट। इसीलिए वहां पे आ जाएगा हमारा रन टाइम एरर। तो ऑब्वियसली इवन दो ये एरेज में अलाउड है, पर जैसे हम इसको एरे में करने की कोशिश करते हैं हमारा रन टाइम एरर आ जाता है। तो एक बार फटाफट चलते हैं कोड में और इन दोनों चीज़ों को देखते हैं। हाँ जी, तो देखो अगेन मैंने अपनी demo.java करके खाली फाइल ले रखी है। तो जो हमने डिस्कस किया वही करते हैं। सबसे पहले एक क्लास बना लेते हैं एनिमल, और अभी के लिए इसको खाली छोड़ देते हैं। और अगेन एक क्लास बना लेते हैं डॉग, जो एक्सटेंड करता है लेट्स से एनिमल को, कुछ इस तरीके से। अब एक काम करते हैं, इसमें 2 मेथड भी डाल देते हैं। लेट्स से वॉइड ईट मैंने कहा था, हो सकता है इसमें, और एक डाल देते हैं वॉइड वॉक, ठीक है। और इन दोनों मेथड को बेसिक डिफाइन कर लेते हैं। तो एनिमल क्लास में 2 मेथड डाल दिए, ईट और वॉक, और उनको डिफाइन कर दिया। सेम एक काम करते हैं, डॉग में एक और नया मेथड डाल देते हैं, लेट्स से वॉइड बार्क, ठीक है। और इसको हम सिंपली प्रिंट कर लेते हैं बार्किंग, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ओके, तो ये तो हमारी हायरार्की हो गई। अब चलते हैं अपने मेन पार्ट की तरफ। पहले हम देखते हैं इनवेरिएंट इन जेनेरिक्स। ओके, तो पहले मैं नॉर्मल दिखाता हूँ केस कि हम ये तो कर ही सकते हैं कि अगर विदाउट जेनेरिक्स में लिखूँ एक ऑब्जेक्ट है एनिमल इक्वल टू न्यू डॉग, तो ये तो मैं इजीली कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस एनिमल नाम के रेफरेंस वेरिएबल में मैं या तो ईट कॉल कर सकता हूँ, है ना, या तो मैं इसके अलावा क्या कॉल कर सकता हूँ, मैं वॉक भी कॉल कर सकता हूँ, वॉक, ओके। पर मैं क्या एनिमल नाम के ऑब्जेक्ट पे बार्क कॉल कर सकता हूँ? आंसर है नहीं कर सकता, क्योंकि ये पहचानेगा ही नहीं, इसके लिए फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता। द मेथड बार्क इज अनडिफाइंड, ओके। तो अगर मैं ये नहीं कर सकता पर मैं ईट वॉक तो कर सकता हूँ, और मैं इसे रन करूंगा तो मेरे पास मेरा आउटपुट भी आ जाएगा, ईटिंग एंड वॉकिंग। बहुत बढ़िया, ओके। तो इसको अभी के लिए कमेंट कर देते हैं और देखते हैं क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि लेट से मेरे पास एक लिस्ट है, और किस चीज़ की लिस्ट है? तो लिस्ट ऑफ डॉग है मेरे पास, और इस लिस्ट को मैं बोलता हूँ डॉग्स इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। अब यहाँ पे एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमें इसकी लिस्ट क्लास को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम इस लिस्ट को इंपोर्ट कर लेते हैं, और हम इस एरे लिस्ट को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ये इनके इंपोर्ट्स हैं, यूटिल पैकेज में एग्जिस्ट करती है लिस्ट और एरे लिस्ट। इसको हम अच्छे से देखेंगे अपने कलेक्शन फ्रेमवर्क से लेक्चर में, पर अभी के लिए आप इसको इग्नोर करो। पर हाँ, बस ये मान लो कि हमारे पास डॉग्स की एक लिस्ट है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक लिस्ट बना रहा हूँ एनिमल की,
और इसको मैं बोलता हूँ एनिमल्स। तो यहाँ पे मैं कह रहा था मैं ऐसे डॉग्स करके नहीं लिख सकता, मेरे पास एरर आ जाएगा कंपाइल टाइम। और ये क्या है, टाइप मिसमैच, कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम लिस्ट ऑफ डॉग टू लिस्ट ऑफ एनिमल। देख रहे हो, कोई रिलेशन ही नहीं है। आप लिस्ट ऑफ डॉग को लिस्ट ऑफ एनिमल में कन्वर्ट नहीं कर सकते, पर ये आप कर सकते हो, ये अलाउड है, राइट। एक डॉग को एनिमल के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है, पर बहुत सारे डॉग्स को, मतलब लिस्ट ऑफ डॉग्स को लिस्ट ऑफ एनिमल्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। ओके, अब मैंने आपको कहा था क्योंकि अलाउड ही नहीं है तो हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, पर एरेज के केस में ये अलाउड है। तो अगर हम एक काम करते हैं ना, डॉग्स का एक एरे बना लेते हैं। तो मैंने कहा कि मुझे डॉग टाइप का एक एरे चाहिए, उसको मैं बोलूँगा डॉग्स इक्वल टू न्यू डॉग ऑफ साइज लेट से 10। तो मैंने 10 साइज का एरे बना लिया। अब सेम मैं करता हूँ, एनिमल टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ एनिमल्स, और उसको डॉग्स को पॉइंट करने की कोशिश करता हूँ। देखो मेरे पास कोई एरर नहीं आया, बस एक वार्निंग आई है, वो तो बोल रहे हैं कि अभी ये यूज़ नहीं हुआ लोकल वेरिएबल, पर एरर तो मेरे पास कोई नहीं आया, मतलब जावा से अलाउ कर रहा है। पर ये बहुत रिस्की चीज़ है। ये रिस्की इसलिए है कि अभी देखो बाय डिफ़ॉल्ट इस पूरी की पूरी लिस्ट में क्या पड़ा होगा, नल्स पड़े होंगे, है ना। ये है तो डॉग्स की लिस्ट, अभी के लिए इसमें नल्स पड़े होंगे। अब आप इमेजिन करो, व्हाट इफ़ मैं ऐसे कर दूँ कि ये जो हमारी लिस्ट है एनिमल्स, इसके 0th इंडेक्स पे डाल दो न्यू एनिमल। देखो मैंने ऐसे कर दिया, मेरा कोड कोई दिक्कत नहीं है, कह रहा है अभी भी चल जाऊंगा मैं। अब मान लो मैं लूप थ्रू करूं इस एनिमल्स की लिस्ट में, तो फॉर एवरी लेट्स से एनिमल स्मॉल में इन एनिमल्स, इस एनिमल्स की लिस्ट में मैंने लूप थ्रू किया और मैंने कहा इस एनिमल का कौन सा मेथड कॉल करो, लेट्स से ईट मेथड कॉल करते रहो, ठीक है। अब क्या ये चल जाएगा, देखो अगेन मेरे पास डॉग्स की लिस्ट थी, एरे था, और मैंने एनिमल्स के रेफरेंस वेरिएबल में इस डॉग्स के एरे को डाल दिया। अब मैंने क्या किया, एट 0th इंडेक्स एक नया एनिमल डाल दिया, ठीक है। और ये तो मैं नॉर्मली कर रहा हूँ, मेरे पास कोई कंपाइलर एरर आ ही नहीं रहा। अब क्योंकि मेरे पास रेफरेंस वेरिएबल एनिमल्स का है और लिस्ट डॉग्स की है, तो मैं इस एनिमल्स के 0 पे, मतलब इस डॉग्स के 0th इंडेक्स पे एक नए एनिमल को भी डाल सकता हूँ, क्योंकि लॉजिकल साउंड कर रहा है मेरे को। और मैं हर एनिमल का ईट मेथड कॉल कर रहा हूँ। अब चाहे वो डॉग हो चाहे वो एनिमल हो, ईट मेथड तो दोनों के पास होगा ड्यू टू इनहेरिटेंस। अब जैसे ही मैं इसको रन करूंगा, मेरे पास आ जाएगा एक्सेप्शन विच इज एरे स्टोर एक्सेप्शन। एरे स्टोर एक्सेप्शन एक नई टाइप की एक्सेप्शन है जो कह रहा है कि आपने जो बेसिकली एलिमेंट स्टोर किया है वो सही टाइप का नहीं है। अब ये काम करते हैं पहले, क्योंकि मैंने बस एनिमल्स 0 पे एक एनिमल डाला हुआ है, उससे पहले हम 2-4 डॉग्स डाल देते हैं और फिर देखते हैं कि हमारे बाकी कुछ प्रिंट हो रहा था या सीधा हमारा रन टाइम एरर आया, ठीक है। तो पहले एनिमल 0 पे मैं एक डॉग डालता हूँ, न्यू डॉग कुछ इस तरीके से, और इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ओके, तो मैंने 4 में डाल दिया। चलो, एनिमल 1 में मैंने एक डॉग डाल दिया, एनिमल 2 में एक डॉग डाल दिया और एनिमल 3 में डाल दिया। तो लेट्स से मैंने एनिमल 1 में भी एक डॉग डाल दिया, 2 में भी, और हमारे 3rd इंडेक्स में भी। तो स्टार्टिंग के 4 जो 10 साइज का एरे है उसमें स्टार्टिंग में 4 में तो डॉग्स ही पड़े हैं। लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं अचानक से एनिमल के 4th इंडेक्स पे गलती से डाल देता हूँ न्यू एनिमल कुछ इस तरीके से मैं ये डाल देता हूँ, ये एनिमल्स है, ओके, है ना। अब मैं इस लूप को कॉल करता हूँ फॉर एवरी एनिमल इन द लिस्ट ऑफ एनिमल्स, हमें कॉल करना है एनिमल डॉट ईट। अब एक और चीज़ है, अब 5 एलिमेंट्स में तो मेरा डॉट ईट ईजिली कॉल हो सकता है, लेकिन उसके बाद बाकी के जो 5 एलिमेंट्स होंगे जो खाली पड़े होंगे उसमें नल स्टोर होगा, और हम नल डॉट ईट करने की कोशिश करेंगे तो हमें नल पॉइंटर एक्सेप्शन भी आ सकता है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक कंडीशन और डाल देता हूँ यहाँ पे। वो कंडीशन बस ये बोलेगी कि इफ़ लेट्स से एनिमल इक्वल टू नल, अगर वहाँ पे कुछ है ही नहीं तो हम सीधा कंटिन्यू कर लेंगे कुछ इस तरीके से, ताकि हम लूप से बाहर आ जाए बस, ठीक है। ओके, तो अब हम एक बार इसको चला के देखते हैं कि हमारा क्या आउटपुट आता है। तो देखो मेरे को सीधा क्या आ गया, एरे स्टोर एक्सेप्शन, ठीक है। तो बेसिकली वही एरर है कि आपकी डॉग्स की लिस्ट में आपने एक एनिमल स्टोर किया हुआ है विच इज़ नॉट अलाउड, चाइल्ड पेरेंट को पॉइंट नहीं कर सकता। पर अगर इसको मैं हटा दूं या इसको भी मैं डॉग ही कर दूं, न्यू डॉग कर दूं, तो मेरा ये कोड आराम से चल जाएगा। 5 बार मेरा ईटिंग प्रिंट होगा, ईटिंग, और बाकियों के लिए मेरा कुछ प्रिंट ही नहीं होगा क्योंकि वो नल होंगे, तो कंटिन्यू होकर बाहर निकल जाएंगे, है ना। तो ये कोड सही है, पर क्योंकि मैं ये न्यू एनिमल कर पा रहा हूँ और मुझे कोई कंपाइलर टाइम पे एरर नहीं आ रहा, और जो भी मुझे एरर आ रहा है वो कहाँ आ रहा है, मेरे रन टाइम पे, तो ये बहुत इशू की बात है, राइट। तो जावा में जो हमारे एरेज होते हैं वो इनवेरिएंट नहीं होते, उनको हम बोलते हैं कोवेरिएंट। ये कोवेरिएंट है क्योंकि ये प्रॉपर्टी अलाउ करते हैं, पर ये अनसेफ है। जावा के जो जेनेरिक्स है वो इनवेरिएंट है, वो इस प्रॉपर्टी को अलाउ ही नहीं करते। अगर आपने देखा होगा तो ये अलाउड ही नहीं करेगा, यहाँ पे ही हमें कंपाइलर ही एरर दे देगा, राइट। इसलिए ये इनवेरिएंट है पर सेफ है। पर अब आप सोचो, अगर ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है जेनरिक्स के साथ, तो मैं कभी भी एक जेनरिक्स को दूसरे जेनरिक की जगह रख ही नहीं सकता। क्या मतलब, इसका मतलब ये कि मान लो मेरे पास एक फंक्शन है, अगर void print animals, जो एनिमल्स को प्रिंट करता है और ये एक्सपेक्ट करता है कि तुम मुझे लिस्ट ऑफ एनिमल दो, लिस्ट ऑफ एनिमल लेट्स से ए,
और मैं उस लिस्ट को प्रिंट कर दूंगा। तो ये अंदर से क्या करता होगा, अंदर से बेसिकली लूप थ्रू करता होगा इस ए में और एक एक करके सारे एनिमल प्रिंट करता होगा। तो मैंने खुद से ये मेथड बना रखा है, पर मुझे इस मेथड को यूज़ करना है सारे डॉग्स को प्रिंट करने के लिए, क्योंकि सारे डॉग्स भी तो एनिमल होते हैं, पर मैं इसको यूज़ नहीं कर सकता। इसका मतलब ये कि अगर मैं अपने कोड में कहीं प्रिंट एनिमल्स कॉल कर रहा हूँ एक डॉग्स की लिस्ट देके, लेट से मैंने यहाँ पे दे दिया डॉग्स। अब यहाँ पे डॉग क्या है, लेट से डॉग एक लिस्ट है, लिस्ट ऑफ डॉग डॉग्स डॉग्स कुछ इस तरह से इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। आप मान लो ये कोड लिखा हुआ है वगैरह वगैरह, तो ये डॉग्स की एक लिस्ट है कुछ इस तरीके से। तो मेरे पास डॉग्स की एक लिस्ट बनी हुई है, पर इस लिस्ट को मैं यहाँ पास नहीं कर सकता, कंपाइलर एरर आ जाएगा, क्योंकि अगेन प्रॉब्लम वही है। यहाँ पे मैं एनिमल की लिस्ट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ मैं डॉग्स की लिस्ट दे रहा हूँ। लॉजिकली तो लगता है पॉसिबल है, क्योंकि हर डॉग एक एनिमल ही तो है, तो जहाँ मैं एनिमल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वहाँ मैं डॉग भी दे सकता हूँ, पर ये अलाउड नहीं होगा, है ना। अगर आप मान लो ना ये लिस्ट की जगह एक एनिमल एक्सपेक्ट कर रहा होता, एनिमल ए, और ये एक लिस्ट की जगह एक डॉग डी देता, तो ये अलाउड हो जाता, क्योंकि यहाँ पे जेनरिक यूज़ नहीं हो रहे, पर जैसे ही जेनरिक यूज़ हो ये अलाउड नहीं होगा। तो मेरे को ना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी जेनरिक्स के साथ कोड लिखने में। अब ये प्रॉब्लम ना हो इसलिए जावा ने इंट्रोड्यूस किया एक बहुत ही अमेजिंग कंसेप्ट, जिसको बोलते हैं वाइल्ड कार्ड्स। वाइल्ड कार्ड्स, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हमें क्वेश्चन मार्क से। अब ये वाइल्ड कार्ड क्या है ये देखते हैं। आप इमेजिन करो एक ऐसी लिस्ट है मेरे पास जो कुछ भी स्टोर कर सकती है, कुछ भी, कहने का मतलब एक लिस्ट ऑफ एनी टाइप। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया वाइल्ड कार्ड लिस्ट। तो ये एक ऐसी लिस्ट है जो कुछ भी स्टोर कर सकती है। अब कुछ भी स्टोर करने का मतलब क्या होता है, देखो कुछ भी स्टोर करने का मतलब एक सिंपल सा है। इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट ऑफ टाइप एनीथिंग। अब यहाँ पे मैं एनिमल भी पास कर सकता हूँ, है ना। यहाँ पे मैं लेट्स से डॉग्स भी पास कर सकता हूँ, अगर कैट है तो कैट भी पास कर सकता हूँ, कुछ भी पास कर सकता हूँ, कोई भी लिस्ट को मैं यहाँ पे पास कर सकता हूँ, और ये लिस्ट क्या करेगी, उसको ले लेगी, इसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बेसिकली इट्स अ लिस्ट ऑफ एनी स्पेसिफिक टाइप। हमें नहीं पता अभी वो कौन सा स्पेसिफिक टाइप है, तो मैं लिख सकता हूँ इसको लिस्ट ऑफ स्पेसिफिक टाइप, बट वी डोंट नो व्हाट इट इज, वी डोंट नो व्हाट। अभी हमें नहीं पता, हमें कब पता लगेगा, जब एक्चुअली हम इसमें एक लिस्ट को पास करेंगे, हमें तब पता चलेगा। अब आप इमेजिन करो हमारे वापस से इसी प्रॉब्लम में, जहाँ पे मैंने एक प्रिंट एनिमल्स नाम का एक मेथड बना रखा था, और मैंने कहा था कि अगर मैं वापस से इसको डिलीट कर दूं, और मैंने कहा था कि यहाँ पे ये क्या एक्सपेक्ट करता है, ये एक्सपेक्ट करता है एक लिस्ट ऑफ एनिमल्स, एनिमल, है ना, ए। तो मैं कह रहा था जहाँ पे भी ये लिस्ट ऑफ एनिमल एक्सपेक्ट कर रहा है, मैं वहाँ पे डॉग्स नहीं दे पा रहा, है ना, क्योंकि जावा में जेनरिक्स में आपका पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप टूट जाता है। तो व्हाट इफ मैं इसमें लिस्ट ऑफ एनिमल की जगह लिखूँ लिस्ट ऑफ वाइल्ड कार्ड। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे लिखा लिस्ट ऑफ वाइल्ड कार्ड, और लिस्ट का नाम अभी भी ए ही बोलते हैं। तो अब अगर मैंने एक लिस्ट ऑफ वाइल्ड कार्ड बनाया है ना, इस लिस्ट में मैं कुछ भी पास कर सकता हूँ। तो मैं किसी भी मेथड कॉल से, किसी भी आर्ग्यूमेंट से, चाहे डॉग्स की लिस्ट पास कर दूँ, चाहे कैट्स की लिस्ट पास कर दूँ, चाहे एनिमल्स की लिस्ट पास कर दूँ, चाहे मैं इंटीजर की लिस्ट पास कर दूँ, चाहे स्ट्रिंग की लिस्ट पास कर दूँ, जो भी मैं पास करना चाहूँ मैं यहाँ पास कर सकता हूँ। और यही कमाल बात थी वाइल्ड कार्ड्स की। अब आप इमेजिन करो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़, अगर मेरे पास एक मेथड है, लेट्स से वॉइड फन, सिंपल एक मेथड है फन, जो एक्सपेक्ट करता है एक लिस्ट ऑफ वाइल्ड कार्ड, उसका नाम है लिस्ट, स्मॉल लिस्ट, ठीक है। ये मैंने एक मेथड बना रखा है, ठीक है। तो मैं तो मान रहा हूँ क्योंकि जावा ने वाइल्ड कार्ड दे रखे हैं, मैं इस मेथड में कोई भी लिस्ट पास कर सकता हूँ, जो कि कर भी सकता हूँ, बिल्कुल सही, ठीक है। इस लिस्ट की जगह आर्ग्यूमेंट में मैं डॉग्स, एनिमल, स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट कुछ भी पास कर सकता हूँ। पर आप सोचो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, लिस्ट डॉट एड, लेट से मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग हेलो ऐड कर दिया, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? आंसर है नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप फर्स्ट थॉट प्रिंसिपल लगाओ। अब मैं ऐसा इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि कंपाइल टाइम तक हम जावा को तो ये पता ही नहीं है कि जो लिस्ट है इसमें पास क्या होने वाला है, राइट। इस मेथड को तो कोई कॉल करेगा, और मेथड कॉल सब्स्टिट्यूट कब होते हैं, रन टाइम पे। अब मान लो किसी ने इस फन को कॉल किया और उसमें लेट से स्ट्रिंग की लिस्ट पास कर दी, तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो मैं हेलो ऐड कर सकता हूँ। पर अगर मान लो किसी ने फन कॉल किया और डॉग्स की लिस्ट ऐड कर दी, है ना, तो ये हेलो ऐड करना तो कोई सेंस ही नहीं बनाएगा। तो बेसिकली हमारे कंपाइलर को पता ही नहीं है कि ये जो लिस्ट है ये किस टाइप को स्टोर कर रही है। तो इसे ये कैसे पता होगा कि मैं कौन सा टाइप को इसमें आने दूं, है ना। चाहे अगर आप लिस्ट डॉट ऐड न्यू डॉग भी कर दोगे ना, तो ये उसे भी अलाउ नहीं करेगा। सेम रीजन है, क्योंकि हमारे कंपाइलर को ये पता ही नहीं है कि कंपाइल टाइम पे इस लिस्ट के अंदर कौन सी वैल्यूज आने वाली है। ये सब कब पता लगेगा, ये सब पता लगेगा हमारे रन टाइम पे, ठीक है। रन टाइम तक हमारे को इसकी कोई नॉलेज नहीं होगी। तो जावा कहता है कि आप ये कर तो सकते हो, पर आप इस लिस्ट में कुछ भी ऐड नहीं कर सकते।
ऐड नहीं कर सकते। आप इस लिस्ट को सिर्फ रीड कर सकते हो, और रीड भी कैसे कर सकते हो? सिर्फ ऑब्जेक्ट क्लास का यूज करके। क्योंकि आप सोचो, ये तो आप कर ही नहीं सकते, तो दिस इज नॉट अलाउड। पर आप सोचो, अगर आप इस लिस्ट में से कुछ रीड भी कर रहे हो, तो आप कह रहे हो लिस्ट डॉट गेट जो भी 0th इंडेक्स पे वो मुझे ला के दो, पर आप इसको कलेक्ट किस में करोगे, किस डेटा टाइप में? अगेन सेम प्रॉब्लम है, हमें तो पता ही नहीं है कि इस लिस्ट में क्या आने वाला है। हो सकता है हमें एज अ प्रोग्रामर पता हो, क्योंकि हम ही खुद फन कॉल कर रहे हैं और यहाँ पे स्ट्रिंग पास कर रहे हैं, तो हमें पता है हम स्ट्रिंग में रिसीव कर सकते हैं, पर वो हमारे कंपाइलर को तो नहीं पता। अब अगेन आप क्वेश्चन का सेम हो सकता है कि कंपाइलर को ऐसे नहीं पता, उसको भी तो दिख रहा है कि हमने फन कॉल किया है स्ट्रिंग पास करके, वो उसको इसलिए नहीं पता क्योंकि इस केस में तो ये ऑब्वियस है, पर किसी किसी केस में ऑब्वियस नहीं हो सकता। ये हो सकता है किसी दूसरी फाइल से कॉल आ रही हो, किसी एपीआई के थ्रू कॉल आती हो इस मेथड को, हमें नहीं पता, राइट? ये किसी भी तरीके से कॉल आ सकती है, बस मुझे ये पता है कि यहाँ पे मैं एक लिस्ट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और वो किसी भी टाइप की हो सकती है। कंपाइलर को पता ही नहीं है वो लिस्ट किस टाइप की है, यानी कि हम किसी एक पर्टिकुलर डेटा टाइप में इस वैल्यू को रिसीव नहीं कर सकते, एक्सेप्ट ओनली वन डेटा टाइप, जो कि है हमारी ऑब्जेक्ट क्लास। और वो भी इसलिए क्योंकि ऑब्जेक्ट सबका पेरेंट होता है, तो हम लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट ओबीजे इक्वल टू लिस्ट डॉट गेट। तो ये तो हम कर सकते हैं, दिस इज अलाउड, पर हम किसी पर्टिकुलर डेटा टाइप के अंदर उसको रीड नहीं कर सकते। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। अब फटाफट कोड पे चलते हैं और इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं। हाँ जी, तो अगेन मैंने demo2.java करके अपनी खाली फाइल बना रखी है, इसमें अपना मेन फंक्शन लिख लेते हैं, और मैंने यहाँ पे लिस्ट और एरे लिस्ट को भी पहले से इंपोर्ट करके रखा हुआ है। ओके, तो अपनी प्रॉब्लम पे चलते हैं वापस से। तो मैंने आपको कहा था कि लेट से मेरे पास एक मेथड है, मेरे पास मेथड है void fun, जो क्या करता है, मेरी एक लिस्ट को एक्सपेक्ट करता है, और वो लिस्ट कौन सी होनी चाहिए? एनिमल की लिस्ट होनी चाहिए। तो क्योंकि मैंने एक क्लास नहीं बनाई हुई, तो demo.java से इस क्लास को उठा लेते हैं पहले, क्लास एनिमल और क्लास डॉग, इसको मैंने कॉपी कर लिया अपने यहाँ पे। ठीक है, ओके, तो सेम मेरा हायरार्की यहाँ पे आ गई। तो मैं लिस्ट ऑफ एनिमल एक्सपेक्ट करता हूँ, लेट से एनिमल्स। ठीक है, मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ, और मैं कहता हूँ कि हमारे पास जो भी लिस्ट आएगी, तो मैं बस उसको मैं लूप थ्रू करूँगा फॉर एवरी एनिमल, लेट से एनिमल इन दिस एनिमल्स लिस्ट एनिमल्स। मैं क्या करूँगा, मैं उस एनिमल का ईट मेथड कॉल करूँगा, लेट से ईट मेथड, सिंपल। उस एनिमल का ईट मेथड मैं कॉल करूँगा, जो कि मैं कर सकता हूँ, राइट? क्योंकि ईट मेथड तो एनिमल के अंदर डिफाइन है, और मेरा वेरिएबल भी ईट एनिमल का है। ओके, अब इमेजिन करो कि मेरे पास एक लिस्ट है डॉग्स की, तो लिस्ट ऑफ डॉग्स इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, कुछ इस तरीके से। और एक काम करते हैं, इस डॉग्स में 2-3 डॉग्स ऐड कर देते हैं, तो डॉग्स डॉट ऐड न्यू डॉग। ओके, तो ये एक डॉग मैंने ऐड कर दिया। अब एक और कर लेते हैं, डॉग्स डॉट ऐड न्यू डॉग, तो ये मैंने दूसरा डॉग ऐड कर लिया। ओके, तो मैंने बस 2 डॉग्स ऐड कर रखे, तो बेसिकली 2 बार मेरा ईट कॉल होना चाहिए, ईटिंग। पर क्या मैं एक्चुअली इस मेथड को कॉल कर भी सकता हूँ? तो पहले तो मेरे को इस मेथड को स्टैटिक बनाना पड़ेगा, तो स्टैटिक वॉइड फन। ओके, तो क्या मैं इस फन को कॉल कर सकता हूँ अपनी डॉग्स की लिस्ट देके? डॉग्स की लिस्ट नहीं कर सकता, मेरे पास एरर आ रहा है, और एरर क्या आ गई? द मेथड फन इन द टाइप डेमो इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द आर्ग्यूमेंट लिस्ट ऑफ डॉग। मैं डॉग्स की लिस्ट इन एनिमल की लिस्ट में पास नहीं कर सकता, तो ये तो अलाउड नहीं है। पर मान लो मेरे पास एक लिस्ट होती एनिमल की, तो लिस्ट ऑफ एनिमल्स इक्वल टू, लेट से मैं लिखा हुआ है न्यू एरे लिस्ट, कुछ इस तरीके से। इसको कमेंट कर देते हैं, क्योंकि ये तो अलाउड ही नहीं है। हमने एक एनिमल्स की लिस्ट बनाई, और लेट से अगेन मैं 2 एनिमल्स ऐड कर लेता हूँ, एनिमल्स डॉट ऐड न्यू एनिमल। एक तो मैंने ये ऐड कर लिया, और एक और एनिमल ऐड कर लेते हैं, एनिमल डॉट ऐड न्यू एनिमल। ओके, तो इस लिस्ट में मैंने 2 एलिमेंट्स ऐड भी कर लिए। तो क्या मैं अब इस फन मेथड को कॉल कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से, फन, और मैंने यहाँ पे पास कर दिया एनिमल्स, कुछ ऐसे बिल्कुल कर सकता हूँ, मेरे पास कोई एरर नहीं आ रहा। अगर मैं इसको रन करूंगा तो मेरे पास 2 बार, क्योंकि मेरे पास 2 एनिमल है इस लिस्ट में, तो 2 बार ईट मेथड कॉल हो जाएगा, और मैं इस लूप से बाहर आ जाऊंगा। एक बार से चला के देख लेते हैं, ईटिंग 2 बार मेरा ईट कॉल हुआ, उसके बाद मैं बाहर आ गया। ठीक है, ये तो हमें पता था कि ये तो अलाउड नहीं है कि मैं डॉग्स की लिस्ट पास कर दूं एनिमल की लिस्ट में। ओके, व्हाट अबाउट मैं इस मेथड को जेनरिक बना दूं? तो अगेन मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, और इसको कमेंट भी कर लेते हैं। ठीक है, मैं अपना एक नया मेथड बना रहा हूँ सेम तरीके से, स्टैटिक वॉइड फन, जो लिस्ट ऑफ वाइल्ड कार्ड लेता है एनिमल्स। ठीक है, अब जैसे ही वो वाइल्ड कार्ड लेता है, और मैंने अब क्योंकि उसका मैं नाम एनिमल्स नहीं दे सकता, ठीक है, तो मैं उसको वैल्यूज दे देता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता इसमें लिस्ट में आने क्या वाला है, तो एनिमल नाम सही नहीं है। ठीक है, जब मैं इसमें लूप थ्रू कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे भी एनिमल नहीं लिख सकता, राइट? क्योंकि मुझे नहीं पता कि एनिमल क्लास का ऑब्जेक्ट आने वाला भी है या नहीं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या लिख सकता हूँ? ऑब्जेक्ट लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ऑब्जेक्ट लिखना सेफ है। तो फॉर एवरी ऑब्जेक्ट ओबीजे इन द लिस्ट ऑफ वैल्यूज, जो भी आ रहा है लेट्स से, मैं उसमें क्या कर सकता हूँ? ऑब्वियसली अब क्योंकि ओबीजे है, मैं या तो उसमें डॉट टू स्ट्रिंग मेथड कॉल कर सकता हूँ, या फिर डॉट इक्वल्स कॉल कर सकता हूँ, हैश कोड कॉल कर सकता हूँ, वगैरह वगैरह।
ठीक है, मैं बस ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक मेथड कॉल कर सकता हूँ क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं ना आ क्या रहा है। तो एक काम करते हैं, एक चीज़ प्रिंट करके देखते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। मेरे पास ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर एक मेथड होता है obj डॉट गेट क्लास, और उस गेट क्लास के अंदर डॉट गेट नेम करते हैं ताकि मेरे को क्लास का नाम मिलता रहे कि क्या आ रहा है, और उसको मैं बार बार प्रिंट करता रहूँ। ठीक है, तो मैंने लिस्ट ऑफ क्या ली हुई है, लिस्ट ऑफ वाइल्ड कार्ड्स। ठीक है, तो एक बार पहले एनिमल्स में चलने देते हैं, देखते हैं कि ये क्या करेगी। ये इस लिस्ट को लेगी, एनिमल्स की लिस्ट को, और क्योंकि इसमें 2 एनिमल एडिड है और मैं फन एनिमल्स कॉल कर रहा हूँ, तो जैसे ही 2 एलिमेंट एडिड है उन 2 बार उनका क्लास नेम मेरे को ला के दे देगा। तो एक बार इसको चला के देखते हैं। हाँ, तो मेरे को देखो 2 बार एनिमल एनिमल मिल गया, यानी कि 2 बार एनिमल्स की लिस्ट आ रही थी। अब अगेन मैं इसको अगर कमेंट कर दूं और वापस जाऊं अपने मेन क्वेश्चन पे कि क्या मैं अब लिस्ट ऑफ डॉग्स पास कर सकता हूं, आंसर है बिल्कुल कर सकता हूं, मेरे पास कोई एरर नहीं आया। क्योंकि ये जो मैं डॉग्स की लिस्ट यहाँ पास कर रहा हूँ, ये मैं कलेक्ट किस में कर रहा हूँ, लिस्ट ऑफ वाइल्ड कार्ड्स में। ठीक है, तो वैल्यूज के अंदर मैं उसे कलेक्ट कर रहा हूँ, और मैं क्या कह रहा हूँ, हर ऑब्जेक्ट जो इस वैल्यू में है उसकी मुझे क्लास प्रिंट करते रहो। अब जब मैं इसको रन करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा डॉग डॉग। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा कि हम कर क्या रहे हैं, कैसे हमने जेनरिक्स में जहाँ पे पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप मेंटेन नहीं रहती वहाँ पे हमने वाइल्ड कार्ड का यूज़ किया ताकि हम एक लिस्ट को दूसरी लिस्ट से रिप्रेजेंट कर सके, या फिर कहने का मतलब इन जनरल अगर मैं बोलूँ तो एक जेनरिक को दूसरे जेनरिक के थ्रू रिप्रेजेंट कर सके, क्योंकि हमें चाहिए होता है, राइट। हम कह सकते हैं कि हम कुछ भी एक्सपेक्ट करेंगे, आप हमें कुछ भी दे दो और हम उसे प्रिंट कर देंगे। पर अब वही मेन पॉइंट जिसके बारे में मैंने बात की थी, आप अभी के लिए इसको कमेंट कर दो। ठीक है, मान लो इस फन मेथड में भी कुछ नहीं है, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, ये जो वैल्यूज़ की मेरे पास लिस्ट आ रही है वैल्यूज़, और इसमें मैं ऐड कर दूँ लेट्स से 10, कुछ इस तरीके से नहीं कर सकता। मेरे पास एरर आएगा, और एरर क्या कहेगा, द मेथड ऐड इन द टाइप लिस्ट ऑफ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द आर्ग्यूमेंट इंट। ठीक है, इंटीजर आर्ग्यूमेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अच्छा, क्या मैं इसमें न्यू डॉग ऐड कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे तो पता ऊपर से डॉग ही आ रहा है। आंसर है नहीं कर सकता। अगेन मेरे पास सेम एरर आ जाएगा कि द मेथड ऐड इज इन द टाइप लिस्ट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर आर्ग्यूमेंट डॉग। ठीक है, क्योंकि हमारी इस वैल्यूज को पता ही नहीं है टिल कंपाइल टाइम कि ये लिस्ट किसको रिप्रेजेंट करने वाली है। तो इस लिस्ट में मैं ऐड कैसे कर सकता हूँ, जावा मुझे ये करने ही नहीं देगा, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, मैं बस क्या कर सकता हूँ, ये तो मैं नहीं कर सकता, मैं बस वैल्यूज को रीड कर सकता हूँ। ठीक है, और वो भी रीड कैसे कर सकता हूँ, ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर। मतलब अगर मैं दोबारा लिखूँ तो मैं ऐसा जरूर कर सकता हूँ, ऑब्जेक्ट obj इक्वल टू वैल्यूज डॉट गेट एट इंडेक्स 0, ये कर सकता हूँ मैं बस। ठीक है, कि इस वैल्यूज़ की लिस्ट में जो भी 0th इंडेक्स पे है वो मुझे लाके दे दो, और अब मैं चाहूँ तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और मैं क्या करता हूँ, जो भी मेरे पास आता है obj उसकी मैं गेट क्लास डॉट गेट नेम करता हूँ, तो मुझे उसकी क्लास का नाम मिल जाता है। बस मैं ये कर सकता हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पे मैंने बस पहले वाले इंडेक्स का किया, और इस लूप में मैं इस वैल्यूज़ के हर एलिमेंट की क्लास नेम को प्रिंट कर रहा था, बस इतना सा फर्क था। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब इसका मतलब वाइल्ड कार्ड है तो कमाल की चीज़ कि मैं कोई भी लिस्ट यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन ज़्यादा कुछ मैं कर नहीं पा रहा। ये कुछ ज़्यादा ही फ्लेक्सिबल है क्योंकि ये किसी भी लिस्ट को मेरे पास आने दे रहा है ना। मैं उस लिस्ट में से ना तो कोई वैल्यू ऐड कर पा रहा हूँ, और अगर प्रिंट भी करना है तो मुझे ऑब्जेक्ट क्लास के थ्रू प्रिंट करना पड़ रहा है, और ऑब्जेक्ट क्लास में तो आपको पता है लिमिटेड मेथड ही होते हैं, है ना। मैं इस पर्टिकुलर क्लासेस के मेथड्स तो कॉल ही नहीं कर पा रहा, एनिमल के, डॉग के, ईट, वॉक, बार्क वगैरह कॉल ही नहीं कर पा रहा, है ना। तो ये जो वाइल्ड कार्ड्स है ना, ये बहुत ही लिमिटेड स्कोप प्रोवाइड करते हैं हमें। तो हमने क्या किया, हमने इस वाइल्ड कार्ड्स को यूज़ किया बाउंड्स के साथ। याद है हमने अभी एक्सटेंड्स करके एक अप बाउंड पढ़ा था लास्ट क्लास में, हम उसके साथ अगर जेनरिक्स को यूज करें तो देखो कितना मजा आएगा। तो देखो मैंने यहाँ पे demo3.java करके एक फाइल बना ली सेम आपको बाउंड्स के एग्जांपल दिखाने के लिए। अगेन मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी एनिमल क्लास और डॉग क्लास कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे। ओके, तो मेरे पास ये क्लास आ गई है। अगेन अपना एक स्टैटिक मेथड बनाते हैं जो हमने पहले बनाया था, स्टैटिक वॉइड फन। ओके, और मैंने क्या कहा था, मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा था लिस्ट ऑफ ए जेनरिक टाइप, लिस्ट को मैंने बोल दिया लेट्स से वैल्यूज। ठीक है, तो ये तो मेरा एक डेमो स्ट्रक्चर तैयार हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं कह रहा था कि मेरे पास एनिमल्स की एक लिस्ट है, तो वो भी एक पहले कॉपी कर लेते हैं। लिस्ट ऑफ लेट्स से डॉग्स है मेरे पास, तो मैंने लिस्ट ऑफ डॉग्स को कॉपी कर लिया। तो मैंने डॉग्स की एक लिस्ट बनाई और उसमें 2 डॉग्स को ऐड कर दिया, बहुत बढ़िया। अब मैं कह रहा हूँ ये ना प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि सबको आने दे रहा है, और उस सबको आने की वजह से ना तो मैं कोई एलिमेंट ऐड कर पा रहा हूँ, ना तो मैं ढंग से रीड कर पा रहा हूँ। तो व्हाट इफ आई यूज वाइल्ड कार्ड विद अपर बाउंड। अपर बाउंड हमें पता है क्या होता है, वो होता है एक्सटेंड्स और किसी क्लास का नाम, है ना। हम ये कीवर्ड यूज करते हैं। तो व्हाट इफ मैं यहाँ पे लिखूं लिस्ट क्वेश्चन मार्क एक्सटेंड्स एनिमल। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक वाइल्ड कार्ड तो है, ये किसी भी लिस्ट को पॉइंट कर सकता है, पर वही लिस्ट
जो या तो एनिमल होगी या एनिमल की सब टाइप होगी। इस दुनिया में हर लिस्ट को मैं पॉइंट नहीं करूंगा। मतलब अगर आपने मेरे को स्ट्रिंग्स की लिस्ट भेज दी तो मैं इसको कलेक्ट नहीं करूंगा, अगर आपने मेरे को इंटीजर की लिस्ट भेज दी तो मैं इसे कलेक्ट नहीं करूंगा। अगर आपने मुझे लिस्ट भेजी या तो एनिमल टाइप की या उसके सब टाइप की तो ही मैं इसे कलेक्ट करूंगा। अगर मैंने ऐसा लिख दिया तो देखो मेरा काम कितना आसान हो गया। अब अगर मैंने ऐसा लिखा तो मैं इस फन मेथड को कॉल कर सकता हूँ, ऑब्वियसली डॉग्स देखें वो तो मैं पहले भी कर पा रहा था, ठीक है। अब मैं इसको कलेक्ट भी कर सकता हूँ। अब आप सोचो कि क्या ज़रूरी है कि मैं इसको एक ऑब्जेक्ट क्लास में कलेक्ट करूँ? क्या मैं ऐसा लिखूँ ऑब्जेक्ट obj इक्वल टू वैल्यूज डॉट गेट एट इंडेक्स 0? क्या मुझे ये लिखना ज़रूरी है? जो मुझे पहले लिखना तो ज़रूरी था ऑब्वियसली, तो यहाँ पे मैंने कहाँ लिखा हुआ था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट obj इक्वल टू वैल्यूज डॉट गेट एट इंडेक्स 0 मैंने ये लिखा हुआ था। क्यों ज़रूरी नहीं? आप सोचो, मैंने जब ये लिखा हुआ है, अब कंपाइलर को ऑलरेडी पता है कि इस वैल्यूज़ वाले रेफरेंस वेरिएबल में जो भी लिस्ट आने वाली है वो एटलीस्ट एनिमल तो होगी। हो सकता है एनिमल हो या फिर उसकी सब टाइप हो, क्योंकि मैं अलाउ क्या कर रहा हूँ, या तो एनिमल या उसकी सब टाइप, तो वो एनिमल तो होगी ही होगी। तो मैं उसको एनिमल में भी तो कलेक्ट कर सकता हूँ। लेट्स से मैंने लिखा एनिमल ए इक्वल टू वैल्यूज डॉट गेट एट इंडेक्स 0। अब ये बिल्कुल अलाउड है, कंपाइलर ने मुझे कोई एरर ही नहीं दिया। तो कंपाइलर को ऑलरेडी पता है कि जो भी इस लिस्ट में आएगा वो ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल होगा, है ना। एनिमल के नीचे वो डॉग हो सकता है, कैट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर एनिमल से ऊपर कुछ नहीं हो सकता क्योंकि उसको मैं अलाउ ही नहीं करता। तो अगर ऐसा है तो आप सोचो, क्या मैं हर एनिमल का, तो फॉर एवरी एनिमल ए इन वैल्यूज़, मैं ऐसे करके भी रीड कर सकता हूँ, है ना, क्योंकि मुझे पता है इस वैल्यूज़ में जो भी आने वाला है वो मैक्सिमम एनिमल हो सकता है। तो मैंने एनिमल वेरिएबल में से रीड कर लिया और मैं ए डॉट, अब एनिमल के मेथड भी कॉल कर सकता हूँ, तो मैंने एनिमल का ईट कॉल कर दिया। तो क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूँ। अब जैसे ही मैंने ऐसा किया और मैंने यहाँ पे डॉग्स पास किए, कोई दिक्कत नहीं है, ये वैल्यूज़ डॉग्स को ले लेगा क्योंकि एवरी डॉग इज़ एन एनिमल, है ना, और उस लिस्ट में जाएगा, डॉग्स की लिस्ट में, और ए डॉट ईट कॉल करता रहेगा। तो 2 बार ए डॉट ईट यानी कि ये वाला मेथड कॉल हो जाएगा, ईटिंग ईटिंग, और हमारा आउटपुट स्क्रीन पे आ जाएगा। तो इसको अगर मैं एक बार चला के देखूं तो मेरे पास ईटिंग ईटिंग आ गया। इंटरेस्टिंगली इसकी जगह मैं यहाँ पे एनिमल्स की भी लिस्ट पास कर सकता हूँ। तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, लिस्ट ऑफ लेट्स से एनिमल, और यहाँ पे मैंने लिख दिया एनिमल्स, और मैंने यहाँ 2 एनिमल ऐड कर दिए, ठीक है। यहाँ पे लिस्ट डॉग्स लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखते हैं एनिमल्स, और इसको मैं अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ। तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ और यहाँ पे मैं पास कर दूंगा एनिमल्स की लिस्ट। अभी भी मेरे 2 बार ईटिंग कॉल हो जाना चाहिए, बिल्कुल, है ना। अब ऑब्वियसली दोनों में फ़र्क नहीं लग रहा, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये कर सकता हूँ कि एक ईट मेथड हमारे डॉग के अंदर भी बना देता हूँ जो कि इसे ओवरराइड करेगा, ठीक है। तो ये कर रहा होगा इस ईट को ओवरराइड, और यहाँ पे हम लिखते हैं डॉग ईटिंग, और यहाँ पे हम लिखते हैं लेट्स से एनिमल ईटिंग, कुछ इस तरीके से। तो इस केस में मेरा प्रिंट होना चाहिए एनिमल ईटिंग, बिल्कुल सही। और हमारे ऊपर वाले केस में, बेसिकली इस केस में हमारा प्रिंट होना चाहिए डॉग्स ईटिंग। तो अगर मैं यहाँ पे डॉग्स भी पास कर दूं कुछ इस तरीके से, तो मेरे पास प्रिंट होना चाहिए डॉग्स ईटिंग, बिल्कुल राइट। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। पर अब क्या इस लिस्ट में मैं इन दोनों के अलावा कुछ ऐड कर सकता हूँ? क्या मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ? अगर मैं लिखूँ कि लिस्ट ऑफ इंटीजर एल इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, तो ये तो मैं लिख दिया। अब क्या इस लिस्ट में मैं एल पास कर सकता हूँ? आंसर है नहीं कर सकता। एरर आ जाएगा पहले ही कि द मेथड फन इन द टाइप डेमो3 इज नॉट एप्लीकेबल फॉर टाइप लिस्ट ऑफ इंटीजर, इसके लिए एप्लीकेबल ही नहीं है, राइट। तो मैं ये नहीं कर सकता, ये मुझे कमेंट करना पड़ेगा। मैं बस यहाँ पे डॉग्स या फिर एनिमल पास कर सकता हूँ, या कोई और सब टाइप जो मैं बना दूंगा। हो सकता है यहाँ पे मैं कैट भी बना दूँ जो एनिमल को एक्सटेंड करती हो, ठीक है। ओके भैया, ये तो समझ गए कि अब मैं रीड इजीली कर पा रहा हूँ, है ना। मुझे इसकी तरह हमेशा ऑब्जेक्ट क्लास में रीड नहीं करना पड़ रहा। अब इसका इशू ये था कि मैं ऑब्जेक्ट में रीड तो कर लेता था, पर ऑब्जेक्ट में लिमिटेड मेथड कॉल कर सकता था। हाँ, मैं मैनुअली ये तो कर सकता था कि मैं एनिमल ए में इस ओबीजे को टाइप कास्ट कर दूँ। उसके लिए मुझे यहाँ पे लगाना पड़ेगा एनिमल। ये तो मैं कर सकता था, है ना, ये तो अलाउड है। पर अगेन आपको पता है ना इस केस में रिस्क क्या है? इस केस में रिस्क ये है कि मेरे को क्लास कास्ट एक्सेप्शन आ सकता है। मान लो इस वैल्यूज़ की लिस्ट में एनिमल की लिस्ट ना आए, तो इंटीजर्स की लिस्ट आ गई, तो उस केस में क्लास कास्ट एक्सेप्शन आ जाएगा। लेकिन अगर मेरे पास एनिमल्स की ही लिस्ट आई या डॉग्स की ही लिस्ट आई, उस केस में कोई दिक्कत नहीं है, ये कोड चल जाएगा, है ना। तो ये रिस्की कोड है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये कि मैं ये कर तो सकता हूँ यूजिंग नॉर्मल वाइल्ड कार्ड, अगर मैं कुछ एक्सटेंड्स भी ना करूँ। पर अगेन मेरे पास क्या प्रॉब्लम आ जाएगी? मेरे पास आ जाएगी रन टाइम प्रॉब्लम्स, कि मेरे को रन टाइम एक्सेप्शन आ जाएगी। पर मैं तो हमेशा से क्या प्रेफर करता हूं कि कंपाइल टाइम पे मुझे इशू दे दो, रन टाइम तक मत खींचो, है ना। तो यहां पे ये कंपाइल टाइम पे इशू नहीं देगा, लेकिन रन टाइम पे देगा। पर इस केस में ऐसा नहीं है। इस केस में मैं लिस्ट ऑफ इंटीजर पास ही नहीं कर सकता,
यहाँ पे तो मैं कर सकता हूँ क्योंकि ये पे है सिंपल वाइल्ड कार्ड, ये कुछ भी एक्सपेक्ट कर लेगा। लेकिन इस केस में मैं लिस्ट ऑफ कोई और थिंग पास ही नहीं कर सकता अदर देन एनिमल और इट्स सब टाइप। तो मुझे कभी भी रन टाइम एक्सेप्शन नहीं आएगी, क्योंकि सेफली मैं एनिमल क्लास में रेफर कर सकता हूँ जो भी मेरे को इस वैल्यूज की लिस्ट में मिलने वाला है। राइट, बहुत बढ़िया। ओके, तो रीडिंग के टाइम पे मेरे को ऑब्जेक्ट क्लास में कलेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरे को क्लास कास्ट एक्सेप्शन आएगा ही नहीं जैसे इसमें आता है। ठीक है, तो यहाँ तो मेरे पास ये सेफ हो गया। पर राइटिंग का क्या मैं अभी भी कुछ एलिमेंट्स ऐड कर सकता हूँ? क्या मैं ऐसे ऐड कर सकता हूँ, वैल्यूज डॉट ऐड न्यू एनिमल, इस लिस्ट में मैं क्या एक नया एनिमल ऐड कर सकता हूँ? आंसर है नहीं, अभी भी नहीं कर सकता। ऑल्दो देखो मैं डॉग्स की लिस्ट भेज रहा हूँ और मैं कलेक्ट किस में कर रहा हूँ, इस वैल्यूज में, जो कि है एनिमल या इसकी सब टाइप, फिर भी मैं ऐड नहीं कर पा रहा। और अगर मैं एरर पे जाऊंगा तो अभी भी वो सेम एरर होगा कि द मेथड ऐड इन द टाइप लिस्ट एक्सटेंड्स एनिमल इज नॉट एप्लीकेबल फॉर आर्गुमेंट एनिमल। ठीक है, ओके, क्यों नहीं आ रहा होगा? अब इसको ना एक बार फर्स्ट थॉट प्रिंसिपल से सोचो कि जावा अभी भी मुझे एक नया एनिमल ऐड यहाँ पे क्यों नहीं करने दे रहा। चाहे मैं न्यू एनिमल ऐड करूँ, चाहे मैं न्यू डॉग ऐड करूँ, मुझे कुछ भी ऐड नहीं करने देगा, इवन दो मैं एनिमल या उसके सब टाइप को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। पता है क्यों नहीं करने देगा? सोचो, मैं यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, एनिमल या उसका सब टाइप। तो मैं जावा को कह रहा हूँ कि मुझे इस लिस्ट में या तो एनिमल की लिस्ट भेज दो या उसके किसी सब टाइप की लिस्ट भेज दो। ठीक है, मुझे नहीं पता, पर उनमें से ही कुछ भेजना। ठीक है, आप मानो जैसे मेरे पास ये डॉग है ना, ऐसे ही मेरे पास एक क्लास है कैट की, क्लास कैट, और वो भी एक्सटेंड करती है हमारे एनिमल को, क्योंकि एनिमल क्योंकि हमारी कैट भी एक एनिमल है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो आप मान लो अगर किसी ने मुझे ऊपर से कैट की लिस्ट भेज दी तो इस लिस्ट के अंदर कैट्स की लिस्ट आ जाएगी। अगर मैंने उस लिस्ट में डॉग ऐड कर दिया तो ये तो बहुत दिक्कत वाली बात है, क्योंकि वो है लिस्ट ऑफ कैट। एक कैट की लिस्ट में मैं डॉग कैसे ऐड कर सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों तो आपस में सिबलिंग्स हैं, सिबलिंग रिलेशनशिप तो पॉसिबल ही नहीं है ना। हाँ, अगर मेरे को किसी ने ऊपर से एनिमल ही भेजा तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो मैं एनिमल भी ऐड कर दूँ, डॉग भी ऐड कर दूँ, चलेगा। या फिर अगर मेरे को किसी ने डॉग भेजा ऊपर से तो मैं डॉग ऐड कर दूँ, तब भी चलेगा। पर अगर किसी ने मेरे को भेजा है कैट और मैं ऐड कर रहा हूँ डॉग, ये तो दिक्कत हो जाएगी। अगेन ये क्या है, एक हमारी सिबलिंग रिलेशनशिप है ना। और उल्टा समझो, भेजा मुझे किसी ने डॉग और मैं ऐड कर रहा हूँ एनिमल, तो भी उल्टा हो गया। मैं क्या कर रहा हूँ, एक चाइल्ड की लिस्ट में एक पेरेंट को ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि अगेन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसलिए जावा इसको अलाउ नहीं करता। जावा कहता है कि मैं ऐसा करना ही नहीं दूंगा, क्योंकि हो सकता है कि हम कोई नॉनसेंस कोड लिख दें जिसमें एक सिबलिंग रिलेशन बन जाए या फिर चाइल्ड टू पेरेंट बन जाए, जो कि जावा में पॉसिबल ही नहीं है, इनहेरिटेंस या पॉलीमॉर्फिज्म के थ्रू पॉसिबल ही नहीं है। राइट, तो अगर मैं इसको यहाँ पे समझाऊं तो आप समझो मेरा जो फन मेथड है वो मुझसे एक्सपेक्ट करता है लिस्ट ऑफ एनीथिंग दैट एक्सटेंड्स एनिमल। कुछ इस तरीके से वो लिखा हुआ था, एल मान लो। ठीक है, ये हमारी लिस्ट थी, है ना। तो मैं कह रहा हूँ कि मान लो हमारे पास हायरार्की ये है कि हमारे पास टॉप पे आता है एनिमल, ठीक है, और उसके नीचे एक आता है डॉग विच इज़ एन एनिमल, एक आता है कैट विच इज़ ऑल्सो एन एनिमल। ठीक है, और मैं कह रहा हूँ मुझे इस लिस्ट में कुछ भी भेज दो जो एनिमल हो या एनिमल का चाइल्ड हो। और अगर किसी ने नीचे से इस फंक्शन को कॉल किया और भेज दिया लिस्ट ऑफ कैट्स भेज दिया, और यहाँ पे मैंने गलती से कर दिया जो भी यहाँ पे लिस्ट का नाम है एल डॉट ऐड, और एक नए डॉग को ऐड कर दिया, न्यू डॉग। इसका मतलब ऐसा नहीं हो गया कि मेरे पास लिस्ट थी कैट्स की, तो यहाँ पे लेट से एक कैट है, यहाँ पे भी एक कैट है, पर यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया एक डॉग को, विच इज़ नॉट पॉसिबल। एक कैट्स की लिस्ट में आप डॉग कैसे ऐड कर सकते हो, क्योंकि कैट और डॉग आपस में तो सिबलिंग्स है ना, उन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप ही नहीं है। उल्टा और समझो कि ये जो लिस्ट थी ना, इसमें किसी ने मेरे को भेज दिया फन ऑफ, लेट्स को मैं सही से लिखता हूँ, किसी ने भेज दिया फन ऑफ डॉग, मेरे को डॉग की लिस्ट भेज दी। ठीक है, तो अगर मेरे पास डॉग की लिस्ट आई और मैंने गलती से एल डॉट ऐड न्यू एनिमल कर दिया तो न्यू एनिमल, तो ये भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने डॉग की लिस्ट में एनिमल को ऐड कर दिया, एक चाइल्ड की लिस्ट में एक पेरेंट को मैं ऐड ही नहीं कर सकता, है ना। इसलिए जावा मुझे करने ही नहीं देगा। तो मैं रीडिंग तो कर सकता हूँ, रीडिंग पॉसिबल है, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने क्या बोला था, आप मैक्सिमम इस लिस्ट में क्या भेज सकते हो, एनिमल, उससे ऊपर तो कुछ भेज ही नहीं सकते, और उससे नीचे कुछ भी भेज दो जो एनिमल की सब टाइप होगी। तो बेसिकली आप या तो कैट भेज सकते हो, या डॉग भेज सकते हो, एनिमल भेज सकते हो, इन तीनों में से आप कुछ भी भेजो, उसको मैं एनिमल में तो कलेक्ट कर ही सकता हूँ। राइट, तो मैं कोड में ऐसा तो लिख ही सकता हूँ कि एनिमल ए इक्वल टू जो भी इस लिस्ट में आ रहा है एल डॉट गेट एट एनी इंडेक्स 0, तो मैं ये तो लिख ही सकता हूँ। या फिर मैं लूप थ्रू भी कर सकता हूँ, तो मैं ऐसे लूप में भी लिख सकता हूँ फॉर एवरी एनिमल ए इन द लिस्ट एल, मैं ये भी कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है इस लिस्ट में या तो एनिमल आएगा या कैट आएगी या डॉग आएगी, पर कुछ भी आए उसको मैं एनिमल के थ्रू तो रिप्रेजेंट कर ही सकता हूँ। इसलिए इस केस में रीडिंग अलाउड है पर राइटिंग अलाउड नहीं है। तो इसको हम कह सकते हैं, जब हम वाइल्ड कार्ड लिखते हैं यूजिंग एक्सटेंड्स, हमें मिलता है कोवेरिएंट। राइट, जो हमने ऊपर बात की थी, जो कि हमें किस में मिलता था, एरेज के केस में मिलता था। राइट, यहाँ पे हमें मिलता है कोवेरिएंट।
पर मुझे ना मान लो एडिटिंग करनी है, मैं चाहता हूँ मैं एक लिस्ट में कुछ ऐड कर पाऊँ, उस केस में मैं क्या कर सकता हूँ? उस केस में जावा ने हमें दिया एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कीवर्ड जिसको हम बोलते हैं सुपर। सुपर ये कैसे काम आता है? मान लो मैं ऐसे लिखूं कि मैं एक लिस्ट बना रहा हूं, लिस्ट ऑफ वाइल्ड कार्ड सुपर एनिमल। अब इस लिस्ट का क्या मतलब, आप सोचो, ये लिस्ट क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकती है? ये लिस्ट कहती है कि तुम मुझे कुछ भी भेज दो जो मिनिमम एनिमल हो। मिनिमम एनिमल मतलब अगर हम अपनी हायरार्की पे वापस चलें तो हमारे पास एक एनिमल क्लास है, उसके नीचे आती होगी एक डॉग क्लास, वहीं पे उसके बराबर आती होगी एक कैट क्लास, ठीक है, कुछ इस तरह की हायरार्की होगी। और एनिमल से ऊपर क्या होगा? हमारी ऑब्जेक्ट क्लास विच इज पेरेंट ऑफ एवरी क्लास, कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ इस लिस्ट में, क्योंकि मैंने सुपर कीवर्ड लगा रखा है, मैं कह रहा हूँ मुझे कुछ भी भेजो जो या तो एनिमल हो या उसका सुपर टाइप हो, बेसिकली उसका उल्टा कह रहा हूँ मैं। तो मुझे या तो एनिमल भेज दो या फिर ऑब्जेक्ट भेज दो, पर तुम कैट या डॉग नहीं भेज सकते, कम से कम एनिमल। यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रखी है मैंने, ऊपर का कोई भी क्लास भेज दो, नीचे की क्लास अलाउड नहीं है। लेकिन इसके केस में मैं क्या कह रहा था? इस केस में मैं कह रहा था यहाँ पे कुछ भी क्लास भेज दो, क्योंकि ये मैक्सिमम विंडो है, इसके ऊपर की कोई भी क्लास अलाउड नहीं है। नीचे कुछ भी भेज दो, ऊपर अलाउड नहीं है। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि ऊपर कुछ भी भेज दो, नीचे अलाउड नहीं है, ठीक है, बिल्कुल उसका उल्टा। तो अब सोचो अगर ऐसा होता तो इस लिस्ट में मैं क्या क्या भेज सकता था? मान लो अगर ये फंक्शन एक्सपेक्ट करता ये लिस्ट, अगर ऐसा कुछ लिखा होता, लेट्स से फन, और मुझे तुम क्या भेजो? लिस्ट ऑफ क्वेश्चन मार्क सुपर एनिमल, वही लिखा है मैंने जो ऊपर लिखा। तो बेसिकली ये जो फंक्शन कॉल है ये क्या करता है? इसको एक्सपेक्ट करता है, क्वेश्चन मार्क सुपर फाइनल सुपर एनिमल, ओके। तो जब मैं इस मेथड को कॉल करूंगा फन को, तो मैं क्या क्या भेज सकता हूं? आप खुद सोचो। मैं भेज सकता हूं लिस्ट ऑफ एनिमल, ठीक है, मैं भेज सकता हूं लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट, ये भेज सकता हूं। बस मुझे लगता है यही दोनों भेज सकता हूं, क्योंकि हमारी हायरार्की में या तो एनिमल है और ऑब्जेक्ट है, उससे ऊपर कुछ है नहीं, और नीचे का मैं कुछ भेज नहीं सकता। तो मैं ये दोनों तो फन से भेज सकता हूं। अगर मैं अपनी फन क्लास को दोबारा से बनाऊं, थोड़ा सा इसको ब्रॉड करके, तो मैंने लिखा ये मेरी फन क्लास है और ये एक्सपेक्ट करती है लिस्ट ऑफ क्वेश्चन मार्क सुपर एनिमल, और लिस्ट का नाम है लेट्स से एल, और ये मैंने अपना मेथड कॉल कर दिया, खोल दिया, ठीक है। और अपनी हायरार्की भी यहाँ पे वापस ले आते हैं। तो मेरे पास हायरार्की थी, तो ये मेरे पास हायरार्की थी, ये मेरा मेथड था, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि नीचे से कोई कॉल कर सकता है फन एनिमल की लिस्ट दे करके, तो लेट्स से यहाँ पे एनिमल्स भेज सकता है, ठीक है। या फिर कोई फन कॉल कर सकता है ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट दे करके, तो ऑब्जेक्ट्स भेज सकता है। आप मान लो ये लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट है और आप मान लो ये लिस्ट ऑफ एनिमल है, ठीक है। तो इनमें से कुछ भेज सकता है। तो क्या मैं इस लिस्ट में एल डॉट एड न्यू एनिमल नहीं कर सकता? न्यू एनिमल बिल्कुल कर सकता हूं। सोचिए, देखो, फर्स्ट थॉट प्रिंसिपल लगाओ कि अगर मुझे पता है कि मेरे को मिनिमम, अगर मेरे को पता है कि मेरे को मिनिमम एनिमल तो मिलेगा ही, मैक्सिमम कुछ भी मिल सकता है। मैक्सिमम कुछ भी मतलब एनिमल से जो भी ऊपर है, तो मुझे ऑब्जेक्ट भी मिल सकता है, और अगर कुछ और भी ऊपर होता तो वो मिल जाता, पर सबसे ऊपर क्योंकि ऑब्जेक्ट क्लास होती है, तो मैं मान सकता हूँ कि मैक्सिमम मुझे कुछ भी मिल सकता है, ऑब्जेक्ट मिल सकता है, लेकिन मिनिमम मुझे एनिमल तो मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर मुझे मिनिमम एनिमल मिलेगा तो मैं एल डॉट एड न्यू एनिमल क्यों नहीं कर सकता? आप सोचो, अगर मुझे एनिमल ही मिल गया तो एनिमल की लिस्ट में एनिमल तो मैं ऐड कर ही सकता हूं, पर मान लो अगर मुझे ऑब्जेक्ट मिल गया, अगर यहां से मुझे किसी ने ऑब्जेक्ट पास कर दिया, तो मैं उस ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट में भी तो एक एनिमल ऐड कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि एनिमल क्या है? चाइल्ड है ऑब्जेक्ट का, है ना। तो अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट की लिस्ट बनी हुई है जिसमें सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, तो O1 O2, इसमें मैं एनिमल A1 भी तो ऐड कर सकता हूं, क्योंकि एनिमल A1 क्या है? आखिरकार है तो एक ऑब्जेक्ट ही, एवरी एनिमल इज एन ऑब्जेक्ट, है ना। इनफैक्ट मैं एल डॉट एड न्यू एक स्पेसिफिक डॉग भी ऐड कर सकता हूं। तो अगर आप मान लो इस हायरार्की को मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दूं और यहाँ पे एक स्पेसिफिक क्लास बनाऊं लैब्राडोर, जो एक टाइप ऑफ डॉग है ना, और लेट से एक और क्लास बना दूं जर्मन शेफर्ड, GSD लिख देता हूं, जर्मन शेफर्ड, ठीक है, वो भी ऑफ टाइप ऑफ डॉग है। तो मैं क्या यहाँ पे न्यू लैब्राडोर ऐड नहीं कर सकता? न्यू लैब्राडोर कुछ इस तरीके से, या फिर एल डॉट एड न्यू GSD जर्मन शेफर्ड, क्या मैं ये ऐड नहीं कर सकता? आंसर है बिल्कुल कर सकता हूँ। चाहे मुझे किसी ने एनिमल्स की लिस्ट भेजी हो, चाहे ऑब्जेक्ट्स की भेजी हो, उन सब में मैं लैब्राडोर और GSD तो ऐड कर ही सकता हूँ, बिकॉज एवरी लैब्राडोर एंड GSD इज अ डॉग, एंड एवरी डॉग इज एन एनिमल, एंड एवरी एनिमल इज एन ऑब्जेक्ट, है ना। अब क्योंकि सारी क्लासेस लैब्राडोर और GSD से ऊपर आती हैं, तो मैं इन दोनों को भी तो ऐड कर सकता हूं, क्योंकि इनके रेफरेंस वेरिएबल्स इनको पॉइंट कर सकते हैं। एक पेरेंट क्लास का रेफरेंस वेरिएबल चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर सकता है, ये हमें पता है। तो मैं इनमें ये तीनों चीजें ऐड कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मेरा राइटिंग का काम भी हो गया यूजिंग द सुपर कीवर्ड।
अब क्योंकि मैंने यहाँ पे राइटिंग को अनलॉक कर दिया तो मेरी अगेन रीडिंग कैंसिल हो जाएगी। अब मैं इसको वैसे रीड नहीं कर सकता जैसे मैं एक्सटेंड्स के वे में कर रहा था। क्यों नहीं कर सकता आप सोचो, हमें पता है कि मेरे को क्या मिलेगा, मिनिमम एनिमल मिलेगा, हो सकता है उसके ऊपर का कुछ भी मिल जाए। तो इसमें मैं रीड क्या करूं, राइट। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे थोड़ी सी जगह बना दूं, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा अगर एनिमल ए इक्वल टू एल डॉट गेट 0। मैं ये नहीं लिख सकता क्योंकि हो सकता है अगर किसी ने एनिमल्स की लिस्ट भेजी तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो ये चल जाएगा। पर अगर किसी ने मुझे ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट भेज दी तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, अब उस ऑब्जेक्ट को मैं एक चाइल्ड क्लास में थोड़ी पॉइंट कर सकता हूँ। ऑब्जेक्ट तो पेरेंट है, पेरेंट को मैं चाइल्ड क्लास में पॉइंट ही नहीं कर सकता, तो ये अलाउड नहीं होगा। तो अगेन मुझे रीडिंग करनी होगी, तो कैसे करनी होगी, मैं सिर्फ अगेन ऑब्जेक्ट क्लास में रीड कर सकता हूँ। मैं ये लिख सकता हूँ ऑब्जेक्ट OBJ इक्वल टू एल डॉट गेट 0। ये अलाउड है पर ये अलाउड नहीं है, दिस इज नॉट अलाउड, ये मैं नहीं लिख सकता। ठीक है, आई होप आपको समझ आया कि अगर मैं सुपर लिख रहा हूं तो मैं राइटिंग कर सकता हूं, रीडिंग नहीं। और अगर मैं ऊपर वाला एक्सटेंड्स लिख रहा हूं तो मैं रीडिंग कर सकता हूं, राइटिंग नहीं। सुपर के केस में अगर मुझे रीड करना है तो वापस से ऑब्जेक्ट क्लास में ही रीड करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार फटाफट इसको कोड में चल के देखते हैं। हाँ जी, तो मैंने demo4.java करके अपनी फाइल बना रखी है खाली, और मैंने अपने लिस्ट और रेड लिस्ट को इंपोर्ट कर लिया। एक काम करते हैं, अपने एनिमल क्लास और डॉग क्लास को वापस ले आते हैं। चलो कैट को भी ले आते हैं। तो ये रही मेरी क्लास। ओके, तो मैंने सारी क्लासेस वापस ले आया। अब मैं कह रहा था कि मैं एक नया फंक्शन बनाता हूँ, लेट्स से पब्लिक स्टैटिक वॉइड फन। और इस बार मैं यहाँ पे हम क्या समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं जेनेरिक्स विद लोअर बाउंड। इसको हम बोलते हैं लोअर बाउंड, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग कीवर्ड सुपर, राइट। हम लोअर बाउंड दे रहे हैं, हम कह रहे हैं इससे ऊपर की कोई भी क्लास भेज दो, इसे नीचे मत भेजना। तो बेसिकली आई कैन एक्सेप्ट लिस्ट ऑफ एनी क्लास दैट इज सुपर ऑफ एनिमल क्लास, कुछ इस तरीके से। और इसको मैं लेट से बोलता हूँ वैल्यूज वापस से, ठीक है। ओके, और एक काम करते हैं, यहाँ पे अपनी लिस्ट भी वापस से उठा के ले आते हैं। तो मैंने कहा कि लेट से मैंने एक डॉग्स की लिस्ट बना रखी है, ठीक है। एक काम करते हैं, डॉग की नहीं एनिमल की लिस्ट बना लेते हैं, लिस्ट ऑफ एनिमल्स, ठीक है। और इस एनिमल्स की लिस्ट में हम न्यू एनिमल पास कर देते हैं, कुछ इस तरीके से। ओके, तो मैंने यहाँ पे एनिमल्स की लिस्ट बना ली, इसमें 2 एनिमल पास कर दिए, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, आप मुझे क्या भेजो, आप मुझे कुछ भी भेजो जो एनिमल है या उसका सुपर टाइप है। अब मैं कह रहा हूँ कि इसमें मैं एडिशन कर सकता हूँ, राइट। तो मैं ये कर सकता हूँ कि मेरे पास ये जो वैल्यूज आ रही है, वैल्यूज डॉट एड न्यू एनिमल, ये तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है, देखो कोई एरर नहीं आया, क्योंकि मुझे पता है जो भी यहाँ पे आएगा वो मिनिमम एनिमल होगा और मैक्सिमम वो ऊपर कुछ भी हो सकता है। अब चाहे वो एनिमल हो या उससे ऊपर कुछ भी हो, उस लिस्ट में मैं एनिमल तो ऐड कर ही सकता हूँ, क्योंकि एनिमल तो सबका चाइल्ड होगा, या तो वो एनिमल बराबर होगा एनिमल के या ऊपर वाले का चाइल्ड होगा। तो देखो ये कोड बिल्कुल चल जाना चाहिए। अब देखो 2 एनिमल तो यहाँ ऑलरेडी थे, तीसरा मैंने ऐड कर दिया। अब अगर मैं इन तीनों को प्रिंट करना चाहता हूँ, ये तो मैंने कर ली राइटिंग, दिस इज अलाउड, ठीक है। अब अगर मान लो मुझे वैल्यूज की लिस्ट को प्रिंट करना है, क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट हो चुके हैं, 2 तो ऊपर है, एक मैंने अभी ऐड किया, तो मैं क्या प्रिंट कर सकता हूँ डायरेक्ट फॉर लूप से, जैसे मैं पहले कर रहा था, फॉर एवरी एनिमल ए इन वैल्यूज। क्या मैं ये कर सकता हूँ? आंसर है नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने कहा था रीडिंग अलाउड नहीं है। और मेरे पास सेम एरर आ जाएगा, टाइप मिसमैच, कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम एलिमेंट टाइप टू सुपर एनिमल टू एनिमल, ठीक है। बेसिकली रीडिंग इज नॉट अलाउड, सिंपल रीडिंग इज नॉट अलाउड। मेरे पास बस एक ही तरीका है कि मैं रीड करूँ इसको ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर, ऑब्जेक्ट OBJ, ये कर सकता हूँ। और फिर मैं इसको टाइप कास्ट करूँ एनिमल के अंदर, एनिमल A इक्वल टू एनिमल और OBJ, ये मैं कर सकता हूँ। और मैं A डॉट ईट कॉल कर लेता हूँ लेट से हर बार। तो ईट में मेरे पास एनिमल ईटिंग 3 बार कॉल होना चाहिए, ठीक है। तो एक बार इसको प्रिंट करके देखते हैं। ओके, आउटपुट ही नहीं आया क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको फंक्शन को कॉल ही नहीं किया। तो फंक्शन को कॉल कर लेते हैं एनिमल्स की लिस्ट भेज के, ठीक है। ओके, अब चला के देखते हैं कोड को, और मेरे पास 3 बार एनिमल ईटिंग आ गया, जो कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैंने राइटिंग कैसे की, सिंपल, अपने वैल्यूज में न्यू एनिमल ऐड कर दिया। रीडिंग करने के लिए मुझे ऑब्जेक्ट क्लास का सहारा लेना पड़ा। अब अगेन आप यहाँ पे देख सकते हो, लेट्स एक फर्दर हायरार्की बना दूँ, लैब्राडोर, जो एक्सटेंड्स करता है डॉग को, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं तब भी जा करके यहाँ पे इस लिस्ट में चाहे मैं एनिमल ऐड करूँ या फिर वैल्यूज डॉट एड न्यू लेट्स से लैब्राडोर कर दूं, ये भी मैं कर सकता हूँ, राइट। क्यों कर सकता हूँ आपको पता ही है, क्योंकि ये जो लैब्राडोर है ये एक टाइप ऑफ डॉग है और डॉग एक टाइप ऑफ एनिमल है। तो जहाँ पे भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक लिस्ट जो मिनिमम एनिमल तो होगी ही होगी, उस लिस्ट में मैं एनिमल भी डाल सकता हूँ, लैब्राडोर भी डाल सकता हूँ, डॉग भी डाल सकता हूँ। लेट्स से वैल्यूज डॉट एड
न्यू डॉग, मैं ये भी डाल सकता हूँ, राइट। इनफैक्ट वैल्यूज डॉट ऐड मैं कैट भी डाल सकता हूँ, डॉट ऐड न्यू कैट। बेसिकली मैं एनिमल की कोई भी हायरार्की यहाँ डाल सकता हूँ, तो जो मेरे को इशू आ रहा था ऐड करने में पहले, वो अब मुझे इशू नहीं आएगा, राइट। हाँ जी, तो बेसिकली हमने ना दो चीज़ें पढ़ी हैं। हमने पढ़ा है एक तो लिस्ट ऑफ वाइल्ड कार्ड एक्सटेंड्स एनी डेटा टाइप, लेट्स से टी, मैं इसको ब्लैंक अभी जेनरिक बोलता हूँ। और एक हमने पढ़ा है लिस्ट ऑफ वाइल्ड कार्ड दैट एक्सटेंड नहीं सुपर ऑफ टाइप टी, कुछ इस तरीके से। हमारे अभी ऊपर के एग्जांपल में यहाँ पे टी का मतलब था एनिमल, राइट, ये तो हमें पता ही है। पर बेसिकली हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं, एक लिस्ट ऑफ वाइल्ड कार्ड एक्सटेंड्स टी और एक लिस्ट ऑफ वाइल्ड कार्ड सुपर टी। अब कौन सा कब यूज़ करना चाहिए ये तो हमें समझ आ रहा होगा। इसको हम यूज़ करते हैं रीडिंग के लिए और इसको हम यूज़ करते हैं राइटिंग के लिए, कुछ इस तरीके से, है ना। जिसको हम रीडिंग के लिए यूज़ करते हैं मैं कहता हूँ वो कौन सी प्रॉपर्टी है, वो है कोवेरिएंट, ठीक है। और जिसको हम राइटिंग के लिए यूज़ करते हैं उस प्रॉपर्टी का नाम होता है काउंटर वेरिएंट, काउंटर वेरिएंट। और जो हमारे नॉर्मल टी था जिसमें हम बेसिकली एक लिस्ट ऑफ सिंपल टी एक्सपेक्ट करते थे, है ना, उसमें तो हमारा पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप मेंटेन ही नहीं रहता था, और इसको हम बोलते थे इनवेरिएंट, इनवेरिएंट, ठीक है। ये तो हमें समझ आ गया। अब ना यहाँ पे एक रूल आता है PECS का रूल, PECS रूल बहुत सिंपल है, अभी तक जो आपने पढ़ा है वही है ये, उसको बस थोड़ा सा एक्सपेंड करके कहता है। ये कहता है, इसकी फुल फॉर्म है प्रोड्यूसर एक्सटेंड्स कंज्यूमर सुपर, कंज्यूमर सुपर। क्या मतलब इसका, ये कहता है कि अगर कोई प्रोड्यूसर है उसको एक्सटेंड कीवर्ड यूज करना चाहिए और अगर कंज्यूमर है तो सुपर कीवर्ड यूज करना चाहिए। कहने का मतलब बहुत सिंपल है, आप इसको ध्यान से देखो। अगर कहीं कोई डेटा प्रोड्यूस कर रहा है तो आपको वो डेटा रीड करना होगा, और रीडिंग हम कब कर पाते हैं, यूजिंग एक्सटेंड्स, है ना, रीडिंग हम एक्सटेंड के थ्रू कर पाते हैं, तो आपको एक्सटेंड यूज करना है। पर अगर कोई डेटा कंज्यूम कर रहा है तो आपको डेटा प्रोवाइड करना होगा, और डेटा प्रोवाइड करने का मतलब डेटा राइट करना होगा, और राइट हम कब कर पाते हैं, यूजिंग सुपर। तो प्रोड्यूसर एक्सटेंड कंज्यूमर सुपर, सिंपल। कोई प्रोड्यूस कर रहा है तो आप उसे रीड करोगे तो एक्सटेंड यूज करोगे, कोई कंज्यूम कर रहा है तो आप उसे प्रोवाइड करोगे तो आप सुपर यूज करोगे। दैट्स इट, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है ये। तो अब समझते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जहां पे काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें यहाँ पे टी कब यूज करना चाहिए या फिर सिंपल वाइल्ड कार्ड्स कब यूज करने चाहिए। ओके, टी का मतलब क्या था, कोई भी डेटा टाइप। लेट्स से मैंने आपको अभी समझाया था कि हम अपनी जेनरिक क्लास बनाते हैं, तो हम जेनरिक क्लास कैसे बनाते हैं, हम बनाते हैं क्लास लेट्स से बॉक्स, और वो लेती है एक टी डेटा टाइप, है ना। और लेट्स से उसमें क्या होगा, एक टी नाम का ऑब्जेक्ट होगा, टी नाम का एक लेट्स से वेरिएबल होगा वैल्यू, ठीक है। अब ये टी कुछ भी हो सकता है, तो बेसिकली जब मैं ऑब्जेक्ट बना रहा होऊंगा तब मैं डिटरमाइन कर लूंगा। तो बॉक्स लेट्स से मेरे को स्ट्रिंग का बनाना है, तब मैं बोल दूंगा लेट्स से B1 इक्वल टू न्यू बॉक्स, कुछ इस तरीके से, है ना। तो ऐसा मैं कर सकता हूँ, राइट, ये अलाउड है। पर क्या यहाँ पे मैं टी की जगह वाइल्ड कार्ड यूज कर सकता हूँ, क्या मैं कह सकता हूँ मुझे एक ऐसा बॉक्स बनाना है जो वाइल्ड कार्ड टाइप का है। आप करके देखो, अगर मैंने यहाँ पे वाइल्ड कार्ड यूज किया और यहाँ पे भी वाइल्ड कार्ड यूज किया तो मेरे पास एरर आएगा, और एरर क्या कह रहा है, सिंटेक्स एरर ऑन टोकन दिस आइडेंटिफायर एक्सपेक्टेड। तो ये वाइल्ड कार्ड ऐसे जगहों पे एक्सपेक्टेड नहीं है, राइट। ये कब एक्सपेक्टेड है, जब आप जेनरिक्स की बात कर रहे हो कंटेनर्स में, राइट। जब आप एक लिस्ट को दूसरी लिस्ट के थ्रू डिनोट करना चाहते हो या उसको चेंज करना चाहते हो तब ये वाइल्ड कार्ड अलाउड है, पर इन जनरल आपको ये वाइल्ड कार्ड्स अलाउड नहीं है। ओके, तो यहाँ पे आप नहीं लिख सकते, ये तो हम समझ गए भैया, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा टी और यहाँ पे भी आ जाएगा आपका टी, ठीक है। पर क्या जब मैं एक मेथड बनाता था और एक मेथड को जेनरिक बनाता था तो मैं कैसे बनाता था, लेट्स से मेरे पास एक पब्लिक स्टैटिक मेथड है और उसका मैं नाम रखता हूँ फन, ठीक है। मुझे इसको जेनरिक बनाना है, और तो मैं क्या चाहता हूँ, ये दो टाइप ले, टी टाइप का ए और कॉमा टी टाइप का बी। ये ए कॉमा बी लेता है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता था, मुझे इसके रिटर्न टाइप से पहले, अच्छा इसका रिटर्न टाइप में लिखा ही नहीं, वॉइड फन, इसके रिटर्न टाइप से पहले मुझे टी को डिक्लेयर करना पड़ता था। तो मैं इसीलिए मैं कहता था ये मेरा टी क्या है यहाँ पे, पैरामीटर, टाइप पैरामीटर, कुछ इस तरीके से, है ना। ये मेथड बिल्कुल सही है, चल रहा है, मेरे पास कोई एरर नहीं आ रहा, है ना। पर क्या मैं इस टी की जगह अगेन क्वेश्चन मार्क यूज कर सकता हूँ, या यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क, तो मैं बोलूंगा मैं क्वेश्चन मार्क दे रहा हूँ, बिल्कुल नहीं कर सकता, है ना। अगेन सेम एरर आएगा कि सिंटेक्स एरर है, ये टोकन्स को पता ही नहीं है क्या, राइट। तो हम वाइल्ड कार्ड्स को इन जगहों पे यूज नहीं करते, तो आपको कभी कंफ्यूजन होनी ही नहीं चाहिए। टी मतलब होता है कोई भी ऐसा डेटा टाइप जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, और वाइल्ड कार्ड्स आप कब यूज करते हो, जो जेनरिक पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को ब्रेक कर देती है ना। तो उस केस में आप चाहते हो, अगर आप एक ऐसा कंटेनर बनाना चाहते हो, जैसे कि एक ऐसी लिस्ट बनाना चाहते हो कि आप कोई भी लिस्ट एक्सपेक्ट करो, उस केस में आप वाइल्ड कार्ड को यूज करते हो, ठीक है। उस केस में वाइल्ड कार्ड यूज करते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। दूसरा,
हमने ये तो समझ ही लिया सुपर, और हमारा जो एक्सटेंड्स कीवर्ड है, एक्सटेंड्स, वो हमें कहाँ यूज करना चाहिए। वाइल्ड कार्ड के केस में भी आपको समझ आ गया, और हमने इससे पिछली वीडियो में नॉर्मल डेटा टाइप के केस में भी उसकी बात की थी। हाँ जी, तो अगर आपको अब ये सब समझ आ गया और आपको अगर जेनरिक्स में मज़ा आ रहा है, तो एक आखिरी टॉपिक और रह गया जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा, जो कि है टाइप इरेजर्स। क्या है टाइप इरेजर? अब ये थोड़ा सा इंटरनल्स की बात है जेनरिक्स में, जो काफ़ी लोगों को नहीं पता होता, तो उसको मैं स्टार्ट करता हूँ आपसे क्वेश्चन पूछने में। आपको क्या लगता है हमारे JVM को जेनरिक्स के बारे में पता है? तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, डज JVM नोज जेनरिक्स? क्या लगता है आपको इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, तो बेसिकली हमारा कोड किस किस फेजेस से गुजरता है। हम एक सोर्स कोड लिखते हैं, ठीक है, हमने सोर्स कोड लिखा, लेट्स से demo.java हमारी फाइल थी, हमने उसे कंपाइल किया, हमारा क्या बना, हमारा बाइट कोड बन गया जिसका नाम है demo.class। ये है हमारा बाइट कोड। अब ये बाइट कोड हमारे मशीन पे चलता है ना, और उसको चलाता कौन है? JVM चलाता है। और JVM जब इस कोड को चलाता है, हम कहते हैं हमारा कोड रन हो रहा है, राइट, एग्जीक्यूट हो रहा है। तो जब हमारा कोड एग्जीक्यूट हो रहा होता है, इस फेज को हम क्या कहते हैं? रन टाइम। ये हमारा रन टाइम वाला फेज है। और जब हमारा कोड इस फेज में होता है, हम इसे बोलते हैं कंपाइल टाइम। ठीक है, आप क्वेश्चन अब ये है कि क्या रन टाइम तक आते आते, यानी कि JVM को जेनरिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन होती है? अगर हम ऐसा लिखते हैं कि हमारे पास एक क्लास है, एक जेनरिक क्लास है, लेट्स से बॉक्स, जो अभी तक हम बना रहे थे, जो कि टी टाइप की है, ठीक है, और उसमें एक ही चीज़ है, टी वैल्यू, ठीक है। तो हमारा ये वाला कोड कंपाइल होता होगा इनटू बाइट कोड, ठीक है। तो जब वो बाइट कोड में कन्वर्ट होता होगा तो क्या बनता होगा? क्या JVM को यही टी दिखता होगा जो हमें दिखता है? इसका आंसर है नो। JVM को नहीं पता अबाउट जेनेरिक्स। बेसिकली JVM तक आते आते हमारे ये जो टी टाइप्स हैं, हम उसे इरेज कर देते हैं। क्या मतलब? अगर मैं इसको थोड़ा सा ध्यान से समझाऊं, जब ये सोर्स कोड कंपाइल होगा, तुम्हारा कंपाइलर कुछ पीछे से ऐसा कोड लिख देगा खुद से कि क्लास बॉक्स, वो इस जेनरिक्स को हटा देगा, टी को, और सिंपली इसे ओपन करेगा। अब सिंपली उसने क्योंकि जेनरिक को हटा दिया, इस टी टाइप को हटा दिया, तो इसे किसको रिप्लेस कर सकता है? सिर्फ ऑब्जेक्ट से रिप्लेस कर सकता है, ऑब्जेक्ट वैल्यू, है ना, क्योंकि और तो कोई इस टी की जगह ले नहीं सकता। हमें पता है ऑब्जेक्ट इज द पेरेंट ऑफ एवरी क्लास, तो बस ऑब्जेक्ट इसकी जगह ले लेते हैं। तो वो ये फाइल बनाता है इन द बाइट कोड, ठीक है, और JVM इसी बाइट कोड को रन करता है, इसी बाइट कोड को। उसे पता ही नहीं कि हमने यहाँ पे कोई जेनरिक क्लास टी लिखी हुई थी और टी वैल्यू लिया हुआ था। इवन अगर हमारे पास कोई ऐसी भी क्लास है, लेट्स से पेयर क्लास हमने जैसे बनाई थी पेयर, और वो दो जेनरिक्स लेती है टी कॉमा यू, और हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, लेट्स से टी फर्स्ट और यू सेकंड, तो हमें लग रहा है कि हमने जेनरिक्स का यूज़ किया है। पर इंटरनली अगेन कंपाइलर क्या करेगा? इसको चेंज कर देगा क्लास पेयर, और यहाँ पे सारे जेनरिक्स को हटा के ऑब्जेक्ट से रिप्लेस कर देगा, ऑब्जेक्ट फर्स्ट और ऑब्जेक्ट सेकंड, कुछ इस तरीके से। तो बेसिकली JVM को कोई आइडिया नहीं होता कि जेनरिक्स कभी इंप्लीमेंट भी हुए थे। तो जेनरिक्स बस एक कंपाइल टाइम की सेफ्टी लेयर है, उसका रन टाइम से कोई लेना देना नहीं है। रन टाइम को पता ही नहीं है कि आपने जेनरिक्स का यूज भी किया था। अब ऐसा क्यों होता है, इनको क्यों रिमूव किया जाता है, ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, पर उससे पहले रूल्स देखते हैं कि कंपाइलर इन्हें रिमूव करता कैसे है। अब देखो, पहला रूल तो सिंपल है कि अगर कोई बाउंड ही नहीं है, इफ नो बाउंड, कोई बाउंडिंग नहीं लगी हुई है, तो सिंपली रिप्लेस कर दो ऑब्जेक्ट से, रिप्लेस विद ऑब्जेक्ट। ये जो अभी हमने ऊपर देखा, हमने कहा हमारे पास एक क्लास है बॉक्स, हमारे पास एक क्लास है बॉक्स ऑफ टाइप टी, ठीक है, और उसमें क्या है? टी वैल्यू है, बस ये लिखा हुआ है। तो हमने क्या कहा? इसको आप रिप्लेस कर दो एक क्लास बॉक्स से, और उसके अंदर ये जो टी टाइप का था उसको ऑब्जेक्ट टाइप का बना दो, ऑब्जेक्ट वैल्यू, कुछ इस तरीके से, ठीक है। लेकिन सेकंड रूल क्या कहता है कि अगर कोई बाउंड लगा हुआ है, सेकंड रूल कहता है कि अगर कुछ बाउंड लगा हुआ है, इफ बाउंडेड, तो रिप्लेस विद द बाउंड, रिप्लेस विद बाउंड। ओके, क्या मतलब? मान लो ऐसे लिखा हुआ है क्लास बॉक्स, पर ये बॉक्स क्लास कौन सी है, और ये लिखा हुआ है टी एक्सटेंड्स नंबर, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और फिर अगेन आपको पता है यहाँ पे क्या होगा? टी वैल्यू, कुछ ऐसा लिखा होगा। तो अब सोचो, अगर हमारे पास जो क्लास है वो बाउंडेड है, ठीक है, तो बाउंडेड का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आप कुछ भी पास कर सकते हो, कोई भी टी पास कर सकते हो, जो या तो नंबर होगा या नंबर का कोई
चाइल्ड होगा, सब टाइप होगा, जो कि इंटीजर हो सकता है, डबल हो सकता है, आपका फ्लोट हो सकता है, वगैरह वगैरह। तो कोई नंबर का ही टाइप होना चाहिए, आप बस वही बात कर सकते हो। तो उस केस में जब कंपाइलर इसको कन्वर्ट करेगा बाइट कोड में, वो इस टी को रिप्लेस कर देगा नंबर से, क्योंकि अब हमें ऑब्जेक्ट से रिप्लेस करने की जरूरत ही नहीं है। हमारी मैक्सिमम क्लास क्या हो सकती है? नंबर क्लास। इस केस में हमें ऑब्जेक्ट से रिप्लेस करना पड़ा क्योंकि हमारे पास कोई बाउंडेशन नहीं लगी थी। तो टी की जगह हम कुछ भी डाल सकते थे, कोई भी क्लास। तो हमने कहा ऑब्जेक्ट सबसे बड़ी है, वो डाल दो। पर इस केस में क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक बाउंडेशन लगी है, नंबर से ऊपर कोई क्लास यहाँ भेज ही नहीं सकता, तो कंपाइलर फटाफट क्या करेगा, इस कोड को चेंज कर देगा सिंपली इसमें क्लास बॉक्स, और हमारे इसके अंदर क्या डाल देगा, नंबर वैल्यू, कुछ ऐसा कोड चेंज कर देगा। ठीक है। अब तीसरा रूल कहता है कि हमें कास्टिंग को इंसर्ट कास्ट ऑटोमेटिकली, हमारा जो JVM, हमारा जो कंपाइलर है, वो कास्ट को ऑटोमेटिकली इंसर्ट कर देता है। क्योंकि आप सोचो, हमारे पास थी क्लास बॉक्स, ये जो हमने लिखा था ऑफ टाइप टी, ठीक है, और इसके अंदर हमने क्या एक्सपेक्ट किया था, टी टाइप का वैल्यू, हमने ये एक्सपेक्ट किया था। ये था हमारा कोड जो हमने लिखा था। अब कंपाइलर ने इस कोड को क्या चेंज कर दिया, कंपाइलर ने कहा मैं तो बनाऊंगा क्लास बॉक्स विदाउट जेनेरिक, यानी कि ये जो तुम्हारा टी है इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा ऑब्जेक्ट से, और यहाँ पे मैं ओबीजे नहीं, जो भी इसका नाम था वही रख लूँगा, लेट्स से वैल्यू। तो हमारे कंपाइलर ने कहा मैं इस कोड को प्रोड्यूस करूँगा। पर आप सोचो, आपने अपने कोड में कुछ ऐसा भी तो लिखा होगा। अगर आपने टी टाइप का बनाया तो आप इसका ऑब्जेक्ट कैसे बनाते होगे, कुछ ऐसे, बॉक्स ऑफ लेट्स से इंटीजर b1 इक्वल टू न्यू बॉक्स, और लेट्स से आपने यहाँ पे 5 वैल्यू डाल दी, कुछ ऐसा। और आप इस 5 वैल्यू को कभी भी गेट कर सकते हो इंटीजर के अंदर। आप ऐसे कर सकते हो ना, इंटीजर x इक्वल टू b1 डॉट वैल्यू। ये कोड बिल्कुल सेफ है, कोई एरर नहीं आएगा, क्योंकि कंपाइलर को पता है यहाँ पे टी का मतलब क्या है, इंटीजर। तो आपने इंटीजर ही डाला है, कोई दिक्कत नहीं है। और b1 डॉट वैल्यू करोगे तो आपको इंटीजर ही मिलेगा, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इंटीजर में एक्सपेक्ट कर रहे हो। पर कंपाइलर ने जब इसको बाइट कोड में चेंज किया तो इसने क्या किया, जेनरिक्स हटा दिए, मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिख दिया। इसका मतलब जो आपका ये वाला पार्ट ऑफ कोड था बॉक्स, और आपने यहाँ पे ब्रैकेट में इंटीजर लिखा हुआ था, वो भी हट जाएगा। तो अब ये बन जाएगा ऐसा, बॉक्स b1 इक्वल टू न्यू बॉक्स, बिना जेनरिक के ये बन जाएगा कुछ ऐसा। और आपने यहाँ पे वैल्यू दे रखी है 5, ठीक है। वही 5 वैल्यू जाएगी इस वैल्यू में, पर उसका टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट है, राइट। अगर टाइप ऑब्जेक्ट है तो क्या मैं डायरेक्टली उसको इंटीजर में गेट कर सकता हूँ, इंटीजर x इक्वल टू b1 डॉट वैल्यू, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? आंसर है नहीं कर सकता, है ना। तो कंपाइलर को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कास्ट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा ऑफ टाइप इंटीजर। वो खुद से इंट्रोड्यूस कर देगा, हमें नहीं दिखेगा कि यहाँ पे कोई कास्ट लगाया है, पर वो खुद से इसे इंट्रोड्यूस कर देगा, क्योंकि हमें पता है जब हम इसे रीड करना चाहते हैं तो हमें इसको इंटीजर में कास्ट करना पड़ेगा। अच्छा, हो सकता है किसी के मन में क्वेश्चन आया हो कि अगर हमने वहाँ पे कास्ट इंट्रोड्यूस किया, कंपाइलर ने खुद से इंट्रोड्यूस किया, तो अगेन क्या हमारा कभी क्लास कास्ट एक्सेप्शन नहीं आ सकता? क्या लगता है, आ सकता है? आंसर है कभी नहीं आ सकता। क्योंकि सोचो, जब हमने अपने खुद कोड को जेनरिक्स के थ्रू लिखा था तो जेनरिक्स ने क्या किया था, कंपाइल टाइम सेफ्टी दी थी। अगर हमने यहाँ पे इंटीजर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है b1, तो हमें पता है कि हम सिर्फ इंटीजर ही ऐड कर सकते हैं। तो हम b1 की जो वैल्यू है, b1 डॉट वैल्यू, उसमें या तो 4, 5 यानी कि कोई भी इंटीजर ही स्टोर कर सकते हैं। क्या हम b1 डॉट वैल्यू के अंदर हेलो ऐसे करके स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हैं? आंसर है नहीं, हमारा कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा। तो अगर हम श्योर हैं कि इस b1 के अंदर जो भी वैल्यू है वो इंटीजर टाइप की ही पड़ी है, ये हमारा कंपाइलर ही श्योर हो जाएगा। तो इवन हमारा कंपाइलर जब इसको ऑब्जेक्ट के वे में भी चेंज कर दे, तो हमें पता है जब हम b1 डॉट वैल्यू करेंगे तो हमेशा हमें इंटीजर ही मिलेगा। कास्ट करना तो बस यहाँ पे एक फॉर्मेलिटी है, क्योंकि जावा एक्सपेक्ट करता है कि अगर आप एक जेनरिक ऑब्जेक्ट को, जो कि हमारी ऑब्जेक्ट क्लास है, एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना चाहते हो जो कि हमारी इंटीजर है, तो आपको कास्टिंग करनी पड़ती है। ये हमारा सिंटेक्स है, जावा का सिंटेक्स है, इसलिए वो इसको कास्ट करता है। अब अगर आपको ये समझ आ गया कि हमारे सारे जेनरिक्स हट जाते हैं अपने रन टाइम तक आते आते, तो आपको ये भी समझ आ जाएगा कि हम बहुत सारे काम नहीं कर सकते जेनरिक्स के साथ। क्या काम नहीं कर सकते पता है? हम कभी इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर यूज नहीं कर सकते। हम कभी ऐसे नहीं लिख सकते कि लेट्स से हमारे पास एक लिस्ट है ऑफ टाइप स्ट्रिंग l, ठीक है, इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, कुछ ऐसा। आपके पास एक लिस्ट है, आप कभी ऐसे चेक नहीं कर सकते कि यहाँ पे आपने लिखा कि इफ एल इंस्टेंस ऑफ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, आपको लगेगा इसका आंसर ट्रू है ना, और हमारा ये इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होना चाहिए। आप ऐसा लिख ही नहीं सकते, आपका एरर आ जाएगा। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि आपको पता है जब ये रन टाइम पे जाएगा तो ये सारे जेनरिक्स हटा देगा। तो बेसिकली इस लाइन को हम चेंज करके ऐसे नहीं लिख देंगे, लिस्ट एल इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, कुछ ऐसा। सारी जेनरिक इंफॉर्मेशन चली गई,
है ना। तो इस केस में तो लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग हो चाहे लिस्ट ऑफ इंटीजर हो, कुछ भी हो, वो सब कन्वर्ट हो जाते हैं नॉर्मल लिस्ट में, राइट। इसलिए आप एक स्पेसिफिक चीज चेक नहीं कर सकते। दूसरा, आप मेथड ओवरलोड नहीं कर सकते जेनरिक्स के बेसिस पे। लेट्स से आपने एक मेथड लिखा हुआ है void print, जो कि एक्सपेक्ट करता है आपसे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग एक्सपेक्ट करता है, लेट्स से l, ठीक है, ये एक मेथड हो गया। ऐसे ही आपने एक और मेथड ओवरलोड कर दिया प्रिंट, और आपको लगता है अगर मैं इसमें आर्ग्यूमेंट बदल दूंगा, लिस्ट ऑफ इंटीजर कर दूंगा l, तो ये मेरा मेथड ओवरलोड हो जाएगा। पर आंसर है बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि दोनों मेथड बदल करके रन टाइम पे क्या हो जाएंगे, दोनों मेथड के अंदर सेम ही सिग्नेचर आ जाएगा, void print लिस्ट l, कुछ ऐसा। क्योंकि हमारे टाइप की इंफॉर्मेशन स्ट्रिंग इंटीजर ये सब तो लॉस्ट हो जाएगी। और सेम क्योंकि अगला वाला भी सेम हो जाएगा, void print लिस्ट l, है ना। तो हमारी वो प्रॉब्लम आ जाएगी कि मेथड ओवरलोड में पूरे के पूरे सिग्नेचर सेम है, ऐसा तो हो नहीं सकता। आर्ग्यूमेंट्स या नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स तो चेंज होने चाहिए थे, तो इसलिए हम मेथड ओवरलोड भी नहीं कर सकते। और एक थोड़ा सा और स्पेसिफिक है, विच इज कंपाइलर जनरेटेड ब्रिज मेथड। कंपाइलर जनरेटेड ब्रिज मेथड, अब ये क्या है? कंपाइलर ना एक और चीज जनरेट करता है, ये थोड़ा सा और ज्यादा डेप्थ में है। क्या होता है कि मान लो आपके पास एक क्लास है, लेट्स से पेरेंट, और ये एक जेनरिक क्लास है, ठीक है। और लेट्स से इसमें एक मेथड है, लेट्स से गेट, सिंपल एक गेट मेथड है जो कुछ नहीं करता, रिटर्न करता है नल, सिंपल नल रिटर्न कर देता है। क्योंकि हमें नहीं पता टी का टाइप क्या है, तो हमने सिंपल नल रिटर्न कर दिया, क्योंकि कुछ भी टाइप हो नल तो रिटर्न हो ही सकता है टी में, चाहे टी कुछ भी हो, स्ट्रिंग हो, इंटीजर हो, कोई नॉन प्रिमिटिव ही होगा, प्रिमिटिव तो होगा नहीं, है ना। और प्रिमिटिव क्यों नहीं होगा, अभी तक हमने बात नहीं की, अभी तक हमने यही नहीं देखा कि जेनेरिक्स में हम प्रिमिटिव्स क्यों नहीं रख सकते, प्रिमिटिव्स क्यों नहीं रख सकते। क्या आपने कभी देखा, हमने अपनी एक जेनरिक जो लिस्ट होती है उसमें यहाँ पे इंटीजर की जगह इंट भेजा हो? बिल्कुल नहीं, अलाउड ही नहीं है। क्यों नहीं है, अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। पर हाँ, मान लो ये आपकी पेरेंट क्लास है, और इसके बाद आपने बना दी एक चाइल्ड क्लास, लेट्स से क्लास चाइल्ड, जो एक्सटेंड करती है पेरेंट को, एक्सटेंड पेरेंट। और कैसे एक्सटेंड करती है, इस टी की जगह लेट्स से वो लिखती है स्ट्रिंग, तो वो स्ट्रिंग के फॉर्म में इसको एक्सपेंड करती है, ठीक है। और लेट्स से वो ओवरराइड भी करती है हमारे मेथड को, तो वो ओवरराइड करेगी स्ट्रिंग के फॉर्म में, क्योंकि वो उसको स्ट्रिंग के फॉर्म में क्या कर रही है, एक्सटेंड कर रही है। तो स्ट्रिंग गेट, और लेट्स से अब हम रिटर्न करते हैं कुछ स्ट्रिंग, तो हमने रिटर्न कर दिया लेट्स से हेलो। तो ये कोड हमारा बिल्कुल सही है ना। पर आपको क्या लगता है, जब हमारा कोड JVM कन्वर्ट करेगा तो क्या करेगा, इसकी जगह वो सिंपली लिख देगा जो कि अभी तक हमने बात की थी, क्लास पेरेंट, ठीक है। और आपका यहाँ पे टी की जगह इसने रिप्लेस कर देगा ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट गेट, और यहाँ पे लिख देगा रिटर्न नल। ये तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। पर वो जैसे ही इसका कोड चेंज करेगा तो वहाँ पे वो लिखेगा क्लास चाइल्ड एक्सटेंड्स पेरेंट। अब यहाँ पे उसने स्ट्रिंग के फॉर्म में एक्सपेंड किया, वो तो हटा दिया क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए ही नहीं, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन वो अपने पास रखेगा ही नहीं, है ना। और आपका जो ओवरराइड वाला मेथड है वो क्या कर रहा है, वो स्ट्रिंग के फॉर्म में इसको ओवरराइड कर रहा है, स्ट्रिंग गेट, कुछ ऐसे, है ना। और आप यहाँ पे क्या पास कर रहे हो, रिटर्न हेलो, कुछ ऐसे पास कर रहे हो। पर आप सोचो, अब क्या एक्चुअली आप मेथड ओवरराइड कर रहे हो? नहीं, यहाँ पे मेथड का रिटर्न टाइप है ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे आपने रिटर्न टाइप दे रखा है स्ट्रिंग। यहाँ तक तो वो ठीक था, यहाँ टी था और यहाँ स्ट्रिंग था, क्योंकि आप पेरेंट को एक्सटेंड कर रहे थे यूजिंग स्ट्रिंग, वो सही था। पर जब कंपाइलर ने पेरेंट के जेनरिक को हटा करके ऑब्जेक्ट लिख दिया, तो यहाँ तो वो रिप्लेस हो गया, पर यहाँ तो आपने स्ट्रिंग लिखा हुआ था, तब वो एक्चुअली इसको आप ओवरराइड नहीं कर रहे। तो कंपाइलर क्या करेगा, अंदर से एक और मेथड लिख देगा ऑफ टाइप ऑब्जेक्ट गेट, और यहाँ पे वो क्या करेगा, अंदर से इस गेट वाले को कॉल कर देगा, अपना ये वाला गेट मेथड कॉल कर देगा, कुछ इस तरीके से। तो ये जो JVM ने मेथड लिखा है, तो ये जो JVM ने मेथड लिखा है, इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, इस मेथड को हम बोलते हैं ब्रिज मेथड, ब्रिज मेथड। क्योंकि ये JVM खुद से लिख देता है, ये एक ब्रिज का काम करता है, ताकि आपका कोड पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस को सपोर्ट कर पाए, जो कि वो पहले से कर रहा था, राइट। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, और इसके बाद ये लेक्चर खत्म हो जाएगा, हमें बस 2 क्वेश्चन का आंसर करना है। पहला क्वेश्चन ये कि टाइप इरेजर होता ही क्यों है, ऐसा है क्यों कि हमारे JVM को कुछ इंफॉर्मेशन ही नहीं होती। क्योंकि आप सोचो, जावा में जेनरिक्स कब इंट्रोड्यूस हुए थे, जावा में जेनरिक्स इंट्रोड्यूस हुए थे जावा 5 से, जावा 5।
उससे पहले जेनरिक से पहले हम कोई भी अगर लिस्ट डिक्लेयर करते थे तो हम ऐसे ही करते थे, लिस्ट एल इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। विदाउट यूजिंग जेनरिक्स हम इसको ऐसे डिक्लेयर करते थे, ठीक है। पर जावा 5 ने डायरेक्टली जेनरिक्स को इंट्रोड्यूस कर दिया और कहा अब से हम लिस्ट को ऐसे इंट्रोड्यूस करेंगे, लिस्ट ऑफ टाइप इंटीजर। हमें टाइप बताना पड़ेगा, एल इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, कुछ ऐसे हम करेंगे, हमें पहले से ही टाइप बताना पड़ेगा, है ना। तो हमारा पूरा का पूरा सिंटेक्स बदल गया। अब आप इमेजिन करो अगर जावा जेवीएम को भी कहता कि भाई तेरे को जेनरिक्स के बारे में पता होना चाहिए, तो आपको नहीं लगता जितना भी हमारा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोड था जो इस कोड को यूज करता है, जो इस सिंटेक्स को यूज करता है, वो ब्रेक कर जाता, क्योंकि वो रन ही नहीं हो पाता। जेवीएम के हमने रूल्स ही बदल दिए होते। जेवीएम कहता मैं तो इसको समझता हूँ, ये क्या है, इसको मैं समझता ही नहीं, तो जितना भी हमारी एग्जिस्टिंग डॉट क्लास फाइल थी वो रन नहीं हो पाती, एंटायर इकोसिस्टम फेल हो जाता। तो जावा ने एक चॉइस ली, उसने कहा कि एक काम करते हैं, जेवीएम को ना सिर्फ कंपाइलर ओरिएंटेड रखते हैं, वो एक कंपाइलर टेस्ट है बस। तो वो एक कंपाइलर सेफ्टी टेस्ट रहेगा बस, कंपाइलर सेफ्टी टेस्ट, कि कंपाइलर टेस्ट कर लेगा कि टाइप सेफ्टी मेंटेन रहनी चाहिए। एक बार वो चेक हो गया, उसके बाद जब आपका कोड जेवीएम रन करेगा तो बाइट कोड उसको इस तरीके से ना लिख करके इस तरीके से लिख देगा। तो जो भी हमने ऊपर रूल्स देखे थे वो उस रूल्स को यूज करके इस तरीके से उसे कन्वर्ट कर देगा, ताकि जेवीएम को कोई फर्क ही ना पता हो पहले के कोड में और बाद के कोड में, राइट। अब दूसरा क्वेश्चन भी बहुत इजी आंसर करना, और बाय द वे दोनों क्वेश्चन इंटरव्यू ओरिएंटेड है बहुत ज़्यादा, और वो ये है कि जावा में जो जेनेरिक्स हैं वो प्रिमिटिव्स को सपोर्ट क्यों नहीं करते, नॉट सपोर्टेड प्रिमिटिव्स, क्यों। इसका आंसर बहुत सिंपल है। तो लेट्स से आपने क्लास बनाई है बॉक्स ऑफ टाइप टी, ठीक है, और इसके अंदर है टी वैल्यू कुछ इस तरीके से, ठीक है। और लेट्स से आप जब इसका ऑब्जेक्ट बना रहे थे बॉक्स, आपने यहाँ पे जेनरिक्स में इंट डाल दिया, बॉक्स इंट b1 इक्वल टू न्यू बॉक्स, कुछ इस तरीके से। ऑल्दो ये अलाउड नहीं है, आपको पता है यहाँ पे आपको इंटीजर लिखना पड़ेगा, पर मान लो अगर अलाउड होता तो क्या होता, आपको पता है जावा में टाइप इरेजर्स होते हैं, तो ये लाइन रिप्लेस हो जाती, ये लाइन रिप्लेस हो जाती बॉक्स b1 इक्वल टू न्यू बॉक्स से, है ना। और अंदर क्या होता, अंदर आप इस टी को रिप्लेस करते किससे, ऑब्जेक्ट से, है ना। पर ये आप तभी कर पाते क्योंकि ऑब्जेक्ट क्लास क्या होती है, पेरेंट होती है हर क्लास की, पर हर क्लास की पेरेंट होती है, और इंट तो कोई क्लास ही नहीं है ना। मतलब अगर यहाँ पे इंटीजर होता तो चल जाता कि आपने इंटीजर को रिप्लेस कर दिया किससे, ऑब्जेक्ट से, वो चल जाएगा क्योंकि हायरार्की है। पर आप इंट को रिप्लेस नहीं कर सकते ना ऑब्जेक्ट से, क्योंकि आपको पता है इंट एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है, ये स्टैक के अंदर होता है, और इंटीजर एक आपका नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, ये जाके हीप में बनता है। और ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट सबका पेरेंट है, सबका मतलब किसका, जो भी क्लासेस है। तो ऑब्जेक्ट इंटीजर का तो पेरेंट है, पर उसका इंट से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर यहाँ पे इंट अलाउड होता तो आप उसको ऑब्जेक्ट से रिप्लेस ही नहीं कर पाते, ताकि हम हमेशा ऑब्जेक्ट क्लास से किसी को भी रिप्लेस कर पाए। हमने कहा कि भाई प्रिमिटिव्स अलाउड नहीं होने चाहिए, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है कि जावा में क्यों प्रिमिटिव्स अलाउड नहीं है जेनरिक्स केस में, राइट। बहुत ही भरा हुआ लेक्चर हो गया ये, ठीक है। आई होप आपको मजा आया होगा, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। इस वीडियो में इतना ही, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।